अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज कर चुके होंगे। आज आपको बताते चलें चाइनीज न्यू ईयर है और चाइना में न्यू ईयर मनाया जा रहा है। जहां जहां चाइनीज दुनिया भर में मौजूद हैं इस न्यू ईयर को मना रहे हैं और तकरीबात का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर भी बहुत सी तस्वीर आप इस हवाले से देख सकते हैं और बड़ी मजेदार किस्म की सेलिब्रेशन होती है। और इस बार का जो नया साल है कि किस एनिमल के साथ एसोसिएटेड है जनाब, वो है इस बार स्नेक ईयर कहला रहा है। और ये एसोसिएटेड है लव के साथ, इंटेलिजेंस के साथ। और उससे जुड़ी है अगली खबर अली, बिल्कुल उसी से जुड़ी है कि इस साल में वो दाखिल किस तरह से हो रहे हैं। आपको पता है कि एआई की जो जंग है वो शिद्दत के साथ, और उसका नाम डीप सीक R1 उन्होंने रखा है। चाइना के इस चैटबॉट के आने के बाद अब जो पहले से चैटबॉट्स मौजूद थे अमेरिका के, वो बहुत मुतासिर हो रहे हैं, उसका इस्तेमाल बहुत मुतासिर हो रहा है। यूजर्स एकदम से R1 के इस्तेमाल की जानिब बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से जो दीगर कंपनियां हैं माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, उनके हिस्से गिरना शुरू हो गए हैं। तो चाइना के लिए ये साल की इब्तिदा तो काफी जो है गर्मजोशी से हुई है और एक चैटबॉट के इजाफे के साथ हुई है। अब देखना है इस साल में मोहब्बत बढ़ती है, जंग बढ़ती है। कोशिश तो यही है सारी दुनिया की। बाहिर एआई की जंग लग रही है अभी अमेरिका और चाइना के दरमियान। चले जी देखते हैं आगे चल के क्या सूरत हाल बनती है। हम चैंपियंस ट्रॉफी की आगाज में बात करते हैं। सिर्फ 20 दिन बाकी हैं और यूं कह लेना अली के घड़ी की टिक टिक के साथ हमारी बेताबी में इजाफा हो रहा है, तो बिल्कुल दुरुस्त होगा ये भी। हिना की तो दिल की धड़कनें इसके साथ चलती हैं, क्रिकेट के साथ चलती हैं। तो आपको बताएं कि तैयारियां हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। फिनिशिंग का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। कुर्सियां भी लग गई हैं, तकरीबन सभी की सभी लग चुकी हैं। टिकटों की फरोख्त भी शुरू हो चुकी है। और जनाब जिसने टिकटें खरीदनी है उनके लिए ये इतला है कि एक शनाख्ती कार्ड पर 4 टिकट बुक कराए जा सकते हैं। पीसीबी की वेबसाइट पर गुज़िश्ता रोज कदरे ताखीर के साथ चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटों की बुकिंग शुरू हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जो है उसकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला इस वक्त जारी है। वेबसाइट पोर्टल पर विजिट करके शनाख्ती कार्ड नंबर के इंदराज के बाद आपको बताते चले प्रोसेस क्या है, तमाम तर तफसीलात आपको देना होंगी, वो बहुत जरूरी है। जिसके बाद मैच और इनक्लोजर के इंतखाब के बाद कार्ड के जरिए पेमेंट करना लाजमी है। और आईसीसी की जानिब से फिलहाल पाकिस्तान में शेड्यूल मैचेस की टिकट्स ही दस्तयाब हैं। दुबई में जो मैचेस होने वाले हैं, खासकर जो इंडिया के मैचेस हैं, उनकी टिकट कुछ वक्फे के बाद फरोख्त के लिए पेश की जाएंगी। और उधर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सैमुअल की सीरीज होना है, जिसका शेड्यूल तो सामने आ चुका है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ये सीरीज सिंगल लीग की बुनियाद पर 8 से 14 फरवरी तक खेली जाएगी। जी हाँ, जिसके इब्तदाई जो 2 मैचेस हैं वो लाहौर के कदाफी स्टेडियम में होंगे, जबकि आखिरी लीग मैच और फाइनल कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में होगा। और 3 मुल्की सीरीज और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान भी जल्द मुतवक्के है। हम बड़े एक्साइटेड है उसके लिए जी। सऊद शकील भी दौड़ में शामिल हो गए हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलने वाली वनडे टीम में 5 तब्दीलियों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। और जरा ये बता रहे हैं कि जो अनफिट साइम अयूब है उनकी जगह फखर जमान की शमूलियत यकीनी है, जबकि सऊद शकील और खुशदिल शाह दौड़ में शामिल हो गए हैं। बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह फहरिस्त में ऑलरेडी शामिल है। अब्रार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी के साथ साथ नुमान और साजिद अली से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। और पीसीबी सरबराह से मुलाकात में स्क्वाड को सिलेक्शन कमेटी फाइनल करके फिर ऐलान कर देगी। अभी थोड़ा ही टाइम बचा है कि ऐलान कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तमाम टीमें आ रही हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो है वो खिलाड़ी नजर आएंगे जो आप स्क्रीन पर देखते हैं, दूर आपको नजर आते हैं और अब आपको बहुत करीब नजर आएंगे अगर आप स्टेडियम में जाके देखेंगे। इसके साथ साथ ज़र मुबादले में भी इजाफा होगा। जल्दी से अपनी टिकट्स बुक कराइए। हम जाते हैं बड़ी खबर की जानिब। तो जनाब, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर गुज़िश्ता रोज होना था, मगर तहरीक इंसाफ मुतालबात की मंजूरी और जुडिशल कमीशन के ऐलान न करने पर इजलास का बॉयकॉट कर गई, जिसका वो पहले से ऐलान कर चुके थे। स्पीकर रियाज सादिक ने पीटीआई की अदम शिरकत पर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास मुलतवी और फिर हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का फैसला किया और ये कहा कि गुज़िश्ता इजलास के 7 वर्किंग डे के बाद मेंबरान को नोटिस भेजे। तवक्को थी आज पीटीआई के लोग आएंगे। 45 मिनट इंतजार भी किया, मैसेज भी किया। हम समझते थे मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। पीटीआई की अदम शिरकत पर कमेटी इजलास जारी नहीं रखे जा सकते। सारे गवर्नमेंट के मेंबरान को और अपोजिशन के मेंबरान इस कमेटी के, उनको नोटिस भी भेजे और उनको टेलीफोन कॉल्स भी की थी। और टेलीफोन कॉल पे किसी मेंबर ने नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के स्टाफ को ये नहीं कहा कि वो मीटिंग के लिए नहीं तशरीफ़ लाएंगे, मगर चूंकि ये मुज़ाकरात आगे उनकी गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके, तो इसलिए
ये फर्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। तो मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं और मैं फिर अपोजिशन से और गवर्नमेंट से तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। स्पीकर अयाज सादी की गुफ्तगू आपने सुनी। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार ये कहते हैं कि हमारी मुस्बत सोच और नेक नीयत है। मुज़ाकरात का मतलब होता है कि बैठकर बात करना। अगर वो आ जाते तो हम तहरीरी जवाब पहले स्पीकर को पेश करते। मुज़ाकरा मतलब ही होता है बैठ के बात करना। अगर वो आएंगे नहीं तो ये तो यही है कि बस ये अनाउंस कर दे और अदरवाइज हम नहीं आएंगे। जो उन्होंने किया है तो उसका हमारे पास आइन कानून की रोशनी में जवाब है और जवाब आज दिया जाता। और फिर वे फॉरवर्ड भी मैं फिर कह रहा हूँ, ये नहीं कि मामला को ना का तो सिर्फ होता, उसके सोल्यूशन भी होता साथ। लेकिन अगर नहीं आए तो जाहिर है कि मुनासिब नहीं है। ना मुझे मैंडेट है सारे साथियों का, तमाम पार्टीज के जो यहाँ बैठी हुई हैं, कि जी हम वन साइडेड ही अपनी सारी अनाउंसमेंट कर दें। अगर वो आ जाते तो हम तहरीरी जवाब उनको भी शेयर करते। अगर आज वो आ जाते तो तहरीरी जवाब उनके साथ शेयर भी किया जाता। और इस पर पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा कि हमारी कमेटी भी एक है और मुज़ाकरात भी एक ही जगह हो रहे थे। किसी और जगह या किसी भी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। अली अमीन गंडापुर की मर्जी से केपी में पीटीआई का नया सदर मुकर्रर किया गया है। पहले हम अनाउंस कर चुके हैं और आज एक ही जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और मुज़ाकरात हो रहे थे, यही मुज़ाकरात थे और कहीं नहीं हो रहे थे। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन हमने तो बड़े फरागदिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे और फ़कत 2 मुतालिबात रखे थे और 7 दिन का टाइम भी दिया था कि 7 दिन में अगर कमीशन का अनाउंस हो जाता है तो फिर हम आगे जो नशिस्तें होगी उसमें हम बैठेंगे। वो हुकूमत ने नहीं किया तो इसलिए खान साहब की यही हिदायत थी, हम नहीं बैठ सके। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलेंगे, ये 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ आज़ाद अदलिया के लिए और पार्लियामान के लिए, इसके लिए हम हर किस्म का स्ट्रगल करेंगे, इंक्लूडिंग चाहे वो एहतजाज हो, चाहे वो अदालतों में स्ट्रगल हो, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी सियासत शुरू करने का इंदिया दे रही हैं और बानी पीटीआई की हिदायत पर ग्रैंड अपोजिशन के लिए सरगर्म हो गई है। पीटीआई के वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वफ्द ने मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन ग्रैंड लाइन्स में शिरकत की दावत भी दी। दोनों जमातों ने मुश्तरका कमेटी भी बना दी। मुलाकात के बाद उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए हैं। वो बुनियादी चीज़ें थी हुकूमत, वो सारी चीज़ें हमने बताई मौलाना साहब को। जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है कि उन्होंने वादा किया था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात कराएंगे, अनमॉनिटर्ड माहौल में वो नहीं हो सकी। इस सारी सियासी सूरत हाल पर हम करेंगे गुफ्तगू। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर यासराना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, सबसे पहले मुज़ाकरात के चौथे दौर की बात कर लेते हैं। हुकूमत ने उसे अकेले ही किया और 31 जनवरी तक का अब इंतजार का कहा जा रहा है। आपको लग रहा है कि 5वां दौर होगा या फिर हम इस मामले को खत्म शुद्ध समझे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो डटी हुई है अपने मौक़िफ़ पर और वो इसीलिए इजलास में शिरकत करने के लिए भी नहीं पहुंचे। 2-3 वजूहात हैं। एक, इमरान खान ने इनकार कर दिया, फिर इकरार कर दिया कि पहले मेरी कमेटी को मुझे मिला दो। बीच में 8 फरवरी का एहतजाज आ गया, अपोजिशन ग्रैंड अलायंस आ गया। तो अब अगर अकेली पीटीआई ने फैसले करने हैं, जो कि वो चाहती है, लेकिन वो चाहती है पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और बैरिस्टर गौहर बड़े पक्के मुंह से सच बोल रहे थे। आपको पता है कि मुज़ाकरात सिर्फ यही हो रहे थे, हालांकि वो खुद बता चुके हैं कि मुज़ाकरात का अमल उनका बड़े से लेकर छोटे अफसरों तक शुरू हो चुका हुआ है और बुनियादी शर्त है कि इमरान खान चुप कर जाएं। अब वो चुप करने की बात जब बैरिस्टर गौर करते हैं तो वो, पता है, मैं आपको खबर बताऊं कि इमरान खान उन्हें क्या कहते हैं, तुम्हें क्या पता, तुम कोई सियासतदान हो? तो ये साहब चुप कर जाते हैं। और इसके बाद इसकी क्या, अब एक्चुअली यही है कि भाई अगर मुज़ाकरात होते रहे और 8 फरवरी का आप एहतजाज करना चाहते हैं तो फिर लोग पूछेंगे ना कि एक तरफ आप टेबल पे बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आप हमें सड़कों पे लाने की तैयारी करा रहे हैं। तो बस ये 2 अमली का नमूना है और पाकिस्तानी सियासत का वतीरा है। उनका ख्याल फिर खान साहब का यही है कि अब हम ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं और कुछ साफियों के साथ मसाइल बन गए हैं, कुछ उधर वकला आ रहे हैं, तो बस पता नहीं हमारे साथ इनकलाब बन जाना है। तो वो थोड़ा सा डी ट्रैक हुए हैं। उनका ख्याल ये है कि वो 26 नवंबर की तरह एक बार फिर अवामी दबाव के तहत एस्टैब्लिशमेंट को घुटनों पे ले आएंगे और अपनी शराइत मनवा लेंगे। और बातचीत तो हमेशा से जारी रही है, ये नहीं है कि बैकडोर बंद था।
ये ऐलानिया ये होता था कि नहीं मिलना, अगर वो नहीं मिलना चाहते तो ना मिले, और फिर साथ ही कहते थे इनडायरेक्ट तो बातचीत जारी है, और जब इनडायरेक्ट पूछो तो कहते हैं नहीं बता नहीं सकता कि किसका मैसेज और कौन लेके आया। लेकिन कौन लाने वालों में तो अब 3-4 लोग बड़े ओपन हो गए हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर हैं, बैरिस्टर गौहर है, बैरिस्टर सैफ हैं। ये लोग इनडायरेक्ट मुलाकातें भी कर रहे हैं और इमरान खान के लिए खुद तो डायरेक्ट मिलते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। यहाँ पे लेके आते हैं और जवाब नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल आमिर साहब आपका वैलिड पॉइंट है एंड पॉइंट टेकन कि वो खुद मुलाकातें एक जानिब कर रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं कि एक ही मुज़ाकराती कमेटी है, एक ही जगह पर बातचीत हो रही है। कई बार वो खुद मेंशन कर चुके हैं कि हर सतह पर हो रही है, आपने ठीक तरह से ठीक मेंशन किया। लेकिन इसके साथ साथ 31 जनवरी की जो तारीख थी वो पीटीआई की जानिब से ही दी गई थी और पीटीआई ही अब बैक ऑफ कर रही है। पहले भी मैं ये पूछ चुका हूँ दीगर हमारे सीनियर जो तज्जियाकार हैं कि क्या आपको लगता है फायदा हो सकता है पीटीआई को इस बात से, सिर्फ यही कि एनआरओ जो है उसका जो तासुर है उसको जायल करना है उन्होंने, या फिर कोई और बात भी हो सकती है जिससे उनको फायदा पहुंच सकता है? मैंने तो आपको सारी बात बता दी कि शर्त क्या है कि आपको फिर सियासत सिस्टम में रह के करनी है और सिस्टम को लेके चलना है, सिस्टम को तबाह नहीं करना। आपका राइट जब बनेगा इलेक्शन भी आ जाएंगे वक्त पे, पहले जो मामला तय होंगे, लेकिन आपको उसके लिए गारंटी अपनी देनी होगी। ना वो खुद गारंटी दे रहे हैं, ना उनकी कोई गारंटी देने के लिए तैयार है। अब ये जो 31 जनवरी की डेडलाइन थी, जाहिर है उसके ऊपर खुद ही तेजी से हालात बदले, मामलात बदले, लेकिन वो 8 फरवरी का एहतजाज, उनका ख्याल ये है कि एक दफा फिर शायद आलिया हमजा मलिक को उन्होंने चूंकि वो लगाया पंजाब का चीफ ऑर्गेनाइजर और जुनैद अकबर को केपी का, तो जो धमकियां और जो तेजी गुफ्तगू आ रही है, वो आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर इससे कम नहीं रहे कभी भी गुफ्तगू करने में जो जुनैद अकबर खान कर रहे हैं। तो कोई गलतफहमी में ना रहे कि अभी तक अली अमीन से आगे नहीं गए वो गुफ्तगू में जिस हद तक वो चले गए थे। लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर आ गया कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं, लिहाजा ये ठीक नहीं चल रहे। खान के साथ प्रेशर में आए, खास तौर पे 26 नवंबर को जब बेगम बुशरा को साथ लेके गए, जबकि गाड़ी से वो भी सुकून से ही उतर के गई हैं, ये नहीं था कि कोई मुजाहिमत थी उनको ले जाने में। तो लेकिन केपी के अंदर उनका बैठना पेशावर में, और उसके बाद बहुत सारी कहानियां मंजर आम पे आई कि अली अमीन मान रहे हैं, अली अमीन नहीं मान रहे हैं। लेकिन ये बात सही हो गई कि अली अमीन गंडापुर से पार्टी की सदारत ले ली गई। और बाकी अब जब वो होता ही है कि चाहे खान साहब ने कहा कि मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन खान साहब भी ये कहते हैं ना कि मैं अपनी पोजीशनें अपने हालात के मुताबिक लोगों की अपने खिलाड़ियों को चेंज करके खिलाता हूं। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो कल जो उन्होंने अडियाला जेल में बयान दिया कि मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, तो कल वो हो सकता है उसे कहें कि तुम मेरे 12वें खिलाड़ी हो। अच्छा, तो आमिर साहब जिस तरह से भी आपने भी जिक्र किया जो इंतजामी तब्दीलियां भी आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जुनैद अकबर ये कहते हैं कि अब हार्डलाइनर जरा सामने आ जाए और जो होम्योपैथिक क़यादत है वो जरा साइड पर हो जाए। तो अब किसी को इंगेज क्या नहीं किया जाएगा तहरीक इंसाफ में? ये जो क़यादत की तब्दीली है ओवरऑल, इसको कैसे देखते हैं? अब क्या डिसाइड कर लिया इन्होंने अपनी लाइन के अब हथौड़ा ग्रुप ही काम आएगा और जो जिस तरह से बातचीत वाला ग्रुप था उसे साइड पे कर दिया जाए? देखें, जब एब्सोल्यूट पावर जिसको आप हथौड़ा ग्रुप कह रही हैं, मैं तो समझता हूं कि ये पीटीआई की रियल पावर है। जो जुनैद अकबर हैं, पुराने वर्कर हैं, खान साहब के साथी हैं, तो ऐसे लोग जहां प्रेशर की बात करते हैं वहां माकूल बात भी हो जाती है। जिन्होंने दोनों तरफ खेलना हो उनको खुद ब खुद शक रहता है कि यार इस बात से ये ना हो जाए, इस बात से ये ना हो जाए। एस्टेब्लिशमेंट की सख्ती भी भुगत चुके हैं जुनैद अकबर, सियासी मामलात को भी समझते हैं, धमकियां भी लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये 8 फरवरी तक चलेगा इसी तरह, और अनहोनियां तो किसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर जब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाता है तो बातचीत का रास्ता नए अंदाज में खुलेगा और वो ज्यादा बेहतर होगा कि ये किसी और को क़यादत सौंपेंगे बातचीत के लिए। आप पीडीएम का तजर्बा ज़हन में रखें, मौलाना फजलुर रहमान को आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ ने आगे किया था, और फिर उन्होंने अपने वो सारे सियासी मकासद हासिल किए जिसके लिए पीडीएम बना था। तो पीटीआई की तरजीहात अभी तक क्लियर ही नहीं हो सकी हैं कि वो एक दिन कुछ सोचते हैं, किसी दिन फिर खान साहब को ख्याल आता है कि नहीं इस तरीके से हो सकता है। तो जब तक यकसुई के साथ वो किसी एक के हवाले नहीं करेंगे, चाहे वो पीटीआई का ही कोई फर्द हो क़यादत लेने में या कोई अपोजिशन जमातों का, देखें इनकी कामयाबी तभी होगी और मौलाना फजलुर रहमान भी समझेंगे कि मेरा बड़ा क्रेडिट होगा कि अगर मैं एक और हुकूमत के खिलाफ तहरीक का सरबराह बन जाऊं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की अपनी टेंशन है कि वो कैसे कर सकते हैं बातों को। उनको ख्याल आता है कि इमरान खान साहब खुद ये जिन लोगों के घरों में जा रहे हैं वो भी पूछते हैं कि खान साहब का मैंडेट आपके पास कितना है,
कि वो अचानक से यू टर्न की वाली जो कहानी होती है कि वो फैसला करने की नहीं अभी जरूरत नहीं है इस ग्रैंड लाइंस की, तो कैसे करेंगे, ये चीजें होती हैं। तो आमिर साहब, यहाँ पर अली अमीन गंडापुर को तब्दील करके जुनैद अकबर को लाया गया, तो आप क्या समझते हैं अली अमीन गंडापुर ने जो वर्कर्स के साथ किया और उनको नारे बुलंद करके ले गए इस्लामाबाद और उसके बाद वहाँ से खुद तो चले गए, वर्कर्स वहाँ रह गए और फिर जो कुछ हुआ, जो केओस मचा वो हमारे सामने ही है, तो क्या ये अपने वर्कर्स को दोबारा पुरजोश करने के लिए तो नहीं है कि अब नई पैकिंग में जो है पुराना मंजन बेचा जा रहा है ताकि पीटीआई रिवाइव हो सके किसी सूरत? बिल्कुल आपने ठीक मिसाल दी है, मैं मुत्तफिक हूं इस बात से, चूंकि 3 दफा लोगों के साथ धोखा हो चुका है, आम वर्कर के साथ। तो एक तरफ जहां पीटीआई की मरकजी क़यादत में भी क्वेश्चन उठा कि हर दफा अली अमीन इतनी तेजी से आते हैं और झांक की तेजी से बैठ जाते हैं, तो अब एक नए वर्बले के साथ लोगों को साथ मिलाने के लिए जुनैद अकबर को लाया गया कि नहीं ये देखें ये तो बंदा अली अमीन के भी खिलाफ था, डट के बात करता था और अब इसको दी गई है, लिहाजा लोगों को किसी तरीके से। लेकिन अभी पहली हिकमत अमली के तौर पे जो आज अब हम डिस्कस कर रहे हैं, फिलहाल बड़ा जलसा केपी में सवाबी में रखने का फैसला किया गया। खान साहब कह दें हाँ भाई सवाबी में बेशुमार लोग हो गए, चल पड़ो जी आगे, वो अलग बात आई है, वो समझे कि भाई हाँ बड़ी कामयाबी हो गई है, लेकिन बड़ा फर्क होता है सवाबी में अपनी ज़ेर इंतजाम हुकूमत में जलसा करना और फिर विफाक में चढ़ाई करने में। बिल्कुल। तो मसाइब मुश्किलात लोग 3 दफा देख चुके हैं। हाँ एग्जैक्टली यही पॉइंट है मेरा भी कि अब वर्कर्स ट्रस्ट कर पाएंगे इस बार भी, क्योंकि फिर पहले जो 2 बार हुआ या 3 बार हुआ वो तो हमारे सामने ही है, तो अब क्या उसी तादाद में वर्कर्स निकलेंगे भी? नहीं, अब यही क्वेश्चन है खान साहब के लिए भी। 26 नवंबर के बाद जब वो एक प्रेशर में आए तो एक तरफ तो उन्होंने कमेटी अनाउंस की, दूसरी तरफ मुज़ाकरात शुरू हो गए, तो पहले उनका ख्याल ये था कि मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब ये अब सजा हुई और बेगम बुशरा को भी सजा हो गई, तो बेगम बुशरा तो बहरहाल अंगेज थी लोगों के साथ, उनके साथ पसे पर्दा जैसे बैरिस्टर गौहर कर रहे थे बातचीत, इनके साथ भी राब्ता मौजूद था लोगों का इनडायरेक्टली कि भाई क्या बेहतर हो सकता है, और आप लोग किस तरह, जिस तरह खान साहब से मुतालबा भी हो रहा है कि सोशल मीडिया के अपने टीम को जरा थोड़ा सा डीएक्टिव करें, सुकून करें कि आप मिलिट्री क़यादत पे भी हमला करते हैं, हुकूमत पे भी। खुद खान साहब रकीक हमले कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, आर्मी चीफ पे, कि भाई अगर आपको कोई चीज लेनी है तो कुछ देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। और आपको एक बात बता दूं कि ये भी अपोलॉजी, एक एतराफ जो है ना अपोलॉजी में बदलेगा जो अली अमीन गंडापुर ने किया कि जिन लोगों को 9 मई में सजाएं हुई थी और सजाएं भुगत के आए थे उनको वहां वो लाए और उसके बाद मीडिया पे एतराफ किया कि हमारे लोग थे, जज्बाती हो गए। इसका अगला मरहला जब भी सेटलमेंट होगी वो मादरत की माफी की सूरत में आएगा पीटीआई की तरफ से। राइट। तो आमिर साहब, अब पैका एक्ट की भी बात कर लेते हैं। ऑपोजिशन और सहाफती तंजीमों के सारे तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? आपने पहले तो कहा था कि फेक न्यूज़ के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि कहा कुछ जाता है होता कुछ है, और हमें नज़र आता है कि इसको उज़र बना के बहुत सारे ऐसे इकदाम भी कर लिए जाते हैं जिसको आप कहते हैं कि सियासी रंग दे दिया जाता है। तो अभी तो ये यूं लगता है कि जब तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल नहीं रखा गया, सहाफ़ती तंजीमों से कोई बातचीत नहीं की गई, स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर नहीं चले, तो फिर तो ये सियासी ही हुआ। पहले बगैर किसी ला के कुछ हो रहा था, अब ला की सूरत में अगर होगा तो उसका जवाब भी देना होगा। और दूसरी बात सहाफ़ती तंजीमों की, 1 हफ्ता हो गया इस जंग को पब्लिक हुए, और जब पीबीए के लोग यानी टीवी चैनल मालकान की तंजीम मिली थी शहबाज शरीफ साहब से बुध को, पिछले बुध को, तो वहां पे भी हुई और फिर बताया गया कि ठीक है जी आप ना करें और बातचीत करें। बातचीत के लिए रास्ता खोला था तारड़ ने, लेकिन दोनों तरफ से ये हुआ था कि जी हम रोकेंगे सेनेट में और आप अमेंडमेंट लाएंगे। ना तो सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से अभी तक मुत्तफ़िका कोई लाहे अमल तय हुआ है, ना गवर्नमेंट पीछे हटी है। तो जो चीजें खिलाफ आइन और कानून होंगी उनको तो मेरा ख्याल है उस चक्कर में, जैसे पंजाब का ला हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो ये भी स्टे हो जाएगा जब साइन हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि चीजें बिल्कुल वर्स्ट हों और उनको अदालतें ना देखें। इसलिए हुकूमत और अपोजिशन, ये इन दोनों के रंग बदलते हुए हम सब देख चुके हुए हैं कि जब PMLN और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थे तो यही बात जो आज पीटीआई कर रही है और बाकी बातें कर रहे हैं JUI के अलावा, JUI उस वक्त भी रोक रही थी, आज भी रोक रही है। सिर्फ बंदे चेहरे नाम बदले हैं, आर्गुमेंट वही है कि जी हम आपके साथ खड़े हैं साफियों के और ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो इन्होंने तो ऑर्डिनेंस लाके पीका एक्ट में तरमीम कर दी थी पीटीआई ने। वो तो अतर मिनल्ला जब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस उड़ा दिया था। तो कोई इसमें नहाया धोया नहीं है, सब इसमें सब एक जैसे सामने हमाम में नजर आ रहे हैं सबको। तो देखना यह है कि इत्तेदाल के साथ साफी तंजीमें भी अपना बनाएं, क्योंकि मैं इस हक में हूं
था, रहूंगा कि फेक न्यूज के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यहाँ हमारी अदालतों में कोई फैसला नहीं हो रहा। अदालतों को भी सोचना चाहिए कि हत्या के जो दावे हैं वो कितने सालों से पड़े हुए हैं, फैसले नहीं होते। तो कुछ ना कुछ सिस्टम बनना चाहिए, जैसे बाहर दुनिया में है। बर्तानिया में हमारे चैनल्स जाके हजारों पाउंड के जुर्माने दे के आए हुए हैं गलत खबर नशर करने पे। तो यहाँ पे भी सिस्टम अगर बन जाए तो फिर गवर्नमेंट को भी और बाकी लोगों को भी रहेगा कि जो भी केस करेगा तो वो फायदे में रहेगा कि अगर उसकी इज्जत को उजागर किया गया, खराब किया गया है, गड़बड़ की गई है, तो उसको कानून इंसाफ देगा। प्रॉपर मैकेनिज्म की जरूरत है। सर जाते जाते बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर लेते हैं। क्या कमेंट करेंगे जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी विफाक ने अगर हमारा हक ना दिया अदालत ना जाने का तो फिर हमारे पास मौजूद है ऑप्शन कि हम अदालत में चले जाएंगे। और उन्होंने जिस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए वो भी आपने सुने ही होंगे। क्या कहेंगे आप? मुझे लग रहा है अली अमीन की तरह वो किसी दिन कह देंगे साडा हक है तेरा हक। लेकिन हक के लिए बात यह है कि जो मुआहदे आपने तय किए, बेशक प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपने तमाम इत्तेहादियों को, बल्कि सूबों को, हर सूबे के रहने वाले शहरी का हक है कि विफाक के वसाइल उसके भी इस्तेमाल में उसी निस्बत से आए जैसे तय किए गए हैं। लेकिन ये भी ठीक नहीं है जो तासुर दिया जा रहा है कि आप हुकूमत में भी नहीं है और अपोजिशन करना चाहते हैं और मैच डालना चाहते हैं और हर चीज में। देखें ना, अभी हाई पावर्ड बोर्ड जो अब होना है, प्राइम मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो की डिमांड पे उन्हें उस हाई पावर्ड में पहली दफा पॉलिटिशियंस को शामिल कर लिया गया है, अलग से गवर्नमेंट हैसियत में ना होते हुए भी। और जहां कमेटियां चाहते हैं, चेयरमैन सेनेट आपका है, सदर आपका है, गवर्नर है, तो हुकूमतें दो आपके पास हैं। तो ये सारा वक्त गिले करना, किस वक्त तक लोगों को आप आई वॉश करेंगे? ये बिलावल भुट्टो जरदारी को सोचना चाहिए कि सीरियस बात करें, आके प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग्स करें, बताएं लोगों को कि हमने ये मुतालबात दिए हैं, ये हमारे मामला तय हुए हैं। अब जब ये 2-3 मंसूबे आपको प्लानिंग कमीशन के ओपन करते हैं कि जी देखिए हमारे पैसे हमें नहीं मिले, ये तो वो पैसे भी मांग रहे हैं विफाक से जो इमरान खान ने रोके थे अपने दौरे हुकूमत में सिंध के। वो कहते हैं आप अब दें। बजट तो सारों का एक जैसा है ना, सूबों का और मरकज का, तो प्रोपोर्शन इतना गड़बड़ वाला नहीं है जितना तासुर दिया जा रहा है। बहरहाल ये चलेगा यूं ही, क्योंकि उन्हें अपने लोगों को एंगेज रखना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमसे गुफ्तगू के लिए। इत्तेहादी शिकवा कर रहे हैं, पैका एक्ट पर एहतजाज हो रहा है, इसके साथ साथ PTI से मुज़ाकरा डीरेल हो गए हैं। तो देखना है कि हुकूमत किस तरह से नबरदज़मा होती है इन तमाम मामलों से। ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कोहाट से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर रिजवान कैसर से। नाकाबिल यकीन कारनामा सर अंजाम दिया है इन्होंने। UAE और ओमान के संगलाख पहाड़ों में 70 किलोमीटर तवील मैराथन ट्रैक मुकम्मल करने का कारनामा सर अंजाम दिया है। 25 जनवरी 2025 को मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर रासुल खैमा के संगलाख चट्टानों में इंटरनेशनल गोट ट्रेल रेस 2025 मुनक्किद हुई। इस रेस के लिए जो जगह मुंतखब की गई थी वो मुत्तहिदा अरब अमारात के पथरीले खतरनाक ऊंचे पहाड़ थे, जहां से रनर्स को पहाड़ों में गुजर कर ओमान होते हुए वापस मुत्तहिदा अरब अमारात के पहाड़ों की दूसरी तरफ दिल दहला देने वाली गहरी खाइयों और पथरीले रास्तों से होते हुए अपने हदफ को मुकम्मल करना था। और इन्होंने फिनिश लाइन क्रॉस की है। पाकिस्तानी एथलीट हैं रिजवान कैसर, जो कि UAE में प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं और मेडिसिन पढ़ाते भी हैं। उन्होंने इस इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 70 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लिया है और पुरखतर पहाड़ों को अबूर करते हुए अपना मुकर्ररा फासला 15 घंटे और 51 मिनट में मुकम्मल किया है। जी हाँ, इतनी सख्त किस्म की रेस उन्होंने की है। उन्हीं बात कर लेते हैं जनाब, हमारे साथ ही मौजूद है अपने कारनामे पर डिस्कशन करने के लिए डॉक्टर रिजवान। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये बताएं कि ये इतनी तवील और इतनी खतरनाक रेस में हिस्सा लेने का ख्याल आखिर आपको कैसे आ गया? रेस का ऐलान तो करीबन 10 माह कबल हुआ था। मैंने रजिस्ट्रेशन तकरीबन 3 माह कबल की। थोड़ी सी उलझन थी कि करूं या ना करूं, क्योंकि ये 70 किलोमीटर की रेस थी और इसमें तकरीबन 4,200 मीटर की एलिवेशन भी थी। तो यकीनी था कि हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन फिर यहाँ UAE में पाकिस्तानी रनर्स का एक ग्रुप है जिनकी मैंने शर्ट भी पहन रखी है और यही शर्ट पहन के मैंने एक रेस भी की थी, पाकिस्तान रोड रनर्स। तो वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात की तो फिर उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की कि आप कर सकते हैं। मैं 55 किलोमीटर तक ही कर चुका हूँ, तो मुझे लगा कि 55 और 70 में इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा ये है कि इंसानी बॉडी में काफ़ी रेजिलियंस होती है। मेरा तजर्बा ये कहता है कि अगर आप 10 किलोमीटर भाग सकते हैं तो 15 भी भाग सकते हैं, और अगर 15 कर सकें तो आप 20 भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा कि अगर मैंने 55 किया हुआ है तो मैं 70 भी कर लूँगा। तो थोड़ा सा रिस्क था इसमें। एक तो वजह ये थी कि फासला ज़्यादा था, दूसरा ये कि इतने लंबे फासले में अगर आप सुबह तुलुए आफ्ताब के साथ शुरू भी करते हैं
तो आपके 3-4 घंटे की रेस गुरूब आफ्ताब के बाद अंधेरे में आ जाएगी। तो वो हेडलैम्प के साथ भागना, और ये भी सीधी रोड की रेस नहीं थी बल्कि पहाड़ थे, वो पथरीले और संगलाख पहाड़ हैं, तो उनके ऊपर भागना जहाँ पे रॉक्स चट्टानें बड़ी लूज़ होती हैं तो इंजरी का ख़तरा होता है। वो अंधेरे में भागना वो भी एक चैलेंज था, लेकिन फिर थोड़ा सा रिस्क लिया और अल्लाह ने करम किया कि रेस हो गई। डॉक्टर साहब, आपको 55 और 70 में फ़र्क ही महसूस नहीं होता, या 1 किलोमीटर भागते हुए जो खिलाड़ी हाँफ जाते हैं? अच्छा, आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, अपने बारे में कुछ बताएं, ये भी बताएं कि रनिंग का शौक कैसे पैदा हुआ और कब से कर रहे हैं? जी, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS किया है पाकिस्तान से, फिर मैंने PhD की स्वीडन से, और फिर इटली और अमेरिका से पोस्ट डॉक्स किए। फिर अमेरिका में मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और तकरीबन 6 बार से UAE में हूँ एज एन एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन का। तो रनिंग का शौक़ मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, मुझे हाइकिंग का शौक़ था। तो पहाड़ों पे चढ़ना, मैंने कुछ हिमालय में, स्कर्दू में, हुंजा में भी कुछ पहाड़ किए हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 6000 मीटर की एक चोटी की है तकरीबन 1.5 बरस कबल। तो मुझे लगता था कि क्लाइंबिंग आसान है, कोहपेमाई आसान है, लेकिन रनिंग मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल थी। 12 रिस्क लिया और हो गई। रनिंग का वैसे मैंने जो बाकायदगी से शुरू की वो कोई 1.5 बरस कबल ही शुरू किया। शुरू में मुझसे मुश्किल 2 किलोमीटर भागा जा रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता गया। एक मेरा ख्याल है कि इंसानी बॉडी की रेजिलियंस की मैंने बात की, तो इंसानी बॉडी को आप पुश कर सकते हैं और उसकी लिमिट्स बढ़ती रहती हैं। तो मुझे जब लगा कि 2 किलोमीटर भागना आसान है, तो फिर मैंने 3 किलोमीटर भागना शुरू कर दिया। जब लगा कि 3 किलोमीटर आसान हो गया, फिर मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया। तो बढ़ाते बढ़ाते एक वक्त आया कि मैं आराम से 20-21 किलोमीटर हर दूसरे दिन कर सकता था। तो रनिंग का ये तजर्बा है, लेकिन ज़्यादा तजर्बा मेरा कोहपेमाई का है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस मैराथन का स्पेसिफिकली आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ट्रैक तो आपने बताया कि इंतहाई मुश्किल था, और इतने घंटे आपने तकरीबन 16 घंटे कैसे दौड़ लिया? अल्ट्रा मैराथन थी, तो मैराथन तो जो स्टैंडर्ड है वो 42 किलोमीटर का है। ये अल्ट्रा मैराथन थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी, 70 किलोमीटर। थोड़ी सी तो नहीं, थोड़ी ज़्यादा हो गई। लेकिन इनमें ये ट्रेल रन थी, तो इसमें आपने सीधा रोड पे नहीं भागना, बल्कि पहाड़ हैं, आपने पहाड़ चढ़ने हैं, फिर उतरने हैं, फिर चढ़ने हैं। तो थोड़ा सा जो हॉरिजॉन्टल फासला है, जो उफ़क़ी फासला है, उसकी निस्बत अमूदी फासला ज़्यादा मैटर करता है। तो वो तकरीबन 4200 मीटर था। तो ये था। और आपका दूसरा सवाल जो था कि इससे कैसे कर लिया, तो ट्रेल रनिंग में एक सादा सा असूल ये है, अनलिखा असूल है, अनरिटन असूल है, कि अगर आप चढ़ाई पे जा रहे हैं तो आराम से जाएं, लेकिन जहाँ पे आपको उफ़क़ी या फ्लैट रास्ता मिलता है, या नीचा या डाउन हिल मिलता है, तो आपको भागना चाहिए। तो मेरा भी यही था कि जहाँ पे भागने का मौका मिला मैं भागता रहा, जहाँ पे चढ़ाई थी वहाँ पे आराम से चढ़ता रहा। तो ये हो गया। कितने घंटे में हुआ? तकरीबन करीब 16 घंटे। 16 घंटे में मैं सिर्फ 1 मिनट बैठा था, और वो भी जूतों के दस में बांधने, वरना मैं मुसलसल चलता रहा। बीच में मैंने खाना भी खाया और पानी भी पीता रहा, तो बीच में स्नैक्स खाता रहा, लेकिन वो या चलते चलते या रुक के खा लिया और फिर चल पड़ा, लेकिन बैठा कहीं पे नहीं। तो डॉक्टर साहब, हमें ये भी इतला है कि आपके जूते ना रनिंग थे और ना हाइकिंग थे, और इसके अलावा फटे भी हुए थे। क्या गैर इरादी तौर पर आपने रेस में हिस्सा लिया था? अच्छा, जूतों की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मैं जूतों की बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी रेस में। आपके लिए आरामदेह होने चाहिए, और नए जूते कभी भी आरामदेह नहीं होते, तो आपको उनको पहन के उनमें अपने पाँव को उनका आदी बनाना होता है। तो मैंने इस रेस के लिए जूते करीबन 1 माह कबल ख़रीदे थे, और मैंने उसमें कुछ ट्रेनिंग की, जिम, रनिंग, छोटी मोटी कोहपेमाई। तो वो जूते बिल्कुल तैयार थे, और मैंने उनको रेस के दिन लेके जाना था। लेकिन वो ये कि मैंने सुबह 1.5 घंटे ड्राइव करके रेस के मकाम पे पहुंचना था, और उसमें जूते मुझसे गलती से घर पे ही रह गए। तो जब मैं रास्ते में था तो मुझे ख्याल आया कि जूते रह गए हैं। अब एक ऑप्शन ये था कि मैं सादा जो ड्राइविंग के शूज़ हैं उनमें रेस करता, लेकिन वो लाजमन फट जाते। और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं कहीं से ख़रीद लेता, लेकिन सुबह का वक्त था, सुबह के 6 बजे थे, तलुए आफ्ताब से भी कबल की बात है। तो मुझे यकीन था कि सब दुकानें बंद होंगी। फिर मैंने गाड़ी की डिग्गी में देखा, तो उसमें कुछ पुराने शूज़ निकल आए। ये शूज़ थे जो कि मैंने लेके जाने थे रेस के लिए, और ये मुझसे रह गए, और गाड़ी की डिग्गी में मुझे ये वाले मिले, और ये काफ़ी पुराने और खस्ता लग रहे हैं, और इसमें इस जगह से इनका जो सामने से पोर्शन है वो भी थोड़ा सा घिस गया है।
तो फिर यही थे, एक ऑप्शन ये था कि ये पहन के रेस कर लूँ और दूसरा ऑप्शन ये था कि छोड़ दूँ। तो मैं सोचा कि रिस्क लेते हैं और इन्हीं को पहन के कर लेते हैं। इनको पहन के कर लिया। थोड़े से ये इतने आरामदेह नहीं थे, खसूसन जहाँ पे किसी चट्टान को पाँव लगता था तो ये हिस्सा इनका काफ़ी पतला है, तो वो एक चोट लगती थी। और लेकिन बस करता रहा और अल्लाह ने फजल किया कि हो गए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जूतों वाली। तो अच्छा, इतना तवील ट्रैक, इतना लंबा वक्त जिस पर आपने भागना था, कोई किसी ऐसा किस्म का हैरानकुन वाकया पेश आया जैसे आपको कहीं डर लगा? आपने कहा कि अंधेरा हो गया था जब आप दौड़ रहे थे। यूएई में सांप होते हैं काफ़ी, और यहाँ के सांप नॉकटर्नल हैं या शाम के बाद निकलते हैं और सारी रात बड़े एक्टिव होते हैं। तो मेरा ख्याल था कोई नज़र आएगा। वैसे कभी कभी हाइकिंग में नज़र भी आते हैं, वो तो नज़र नहीं आए। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि मुझे लगा कि मैं रेस नहीं कर सकता। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद तकरीबन आधा घंटा गुजरा होगा, अंधेरा हो गया। मैंने टॉर्च लगाई, हेडलैम्प लगाया और उसके बाद मैंने सामने देखा तो एक ऊंचा पहाड़ था जो मैंने करना था। और उस वक़्त में सर्दी लगना शुरू हो गई, फिर सर दर्द शुरू हो गया। सर दर्द इसकी अलामत है कि आपके बदन में या खून में ग्लूकोज कम हो गई है, तो आपको कुछ खा लेना चाहिए। मेरे पास एक ही खजूर थी, वो मैंने खाई, लेकिन उससे सर दर्द पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अचानक मुझे लगा कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे बैठ जाना चाहिए। और जो इमरजेंसी नंबर दिए हुए हैं उन पे कॉल करता हूँ कि मुझे आके ले जाएं। लेकिन फिर थोड़ी सी हिम्मत बंद आई। फिर मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे, उनका एक कॉल है कि डोंट क्विट, सफ़र नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैम्पियन। यानी आपने हार नहीं मानी, जो कुछ झेलना है अभी झेल लो ताकि बाकी की ज़िंदगी एक चैम्पियन की तरह गुजार सको। तो वो बार बार जहन में आता रहा। फिर मैं नीचे वादी में देखा तो मुझे 4-5 टॉर्चेस नज़र आई। दूर दूर से लोग, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे थे। तो मुझे लगा कि इन्होंने भी करना है, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, एक एक कदम उठा के। और फिर अचानक वो जो इतनी बड़ी चढ़ाई थी वो पता भी नहीं चला, शायद 40 मिनट गुजरे होंगे या 1 घंटा गुजरा होगा, वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद इनका एक चेक पॉइंट आ गया। चेक पॉइंट इन्होंने बीच बीच में पड़ाव बनाए होते हैं जहाँ पे आपको खाने पीने का सामान मिल जाता है, तो वो आ गया। फिर वहाँ मैंने काफ़ी कुछ खा पी लिया, अपनी पानी की बोतल भर ली, कुछ खाने पीने का सामान जेबों में उड़स लिया। और उसके बाद मैं मुझमें काफ़ी एनर्जी आ गई और उसके बाद मैंने बाकी आराम से कर लिया। दिस इज़ रिमार्केबल डॉक्टर साहब, और वाकई आप हमारे चैंपियन हैं। बताइएगा इससे कबल कौन कौन सी अचीवमेंट्स आपके पास हैं और आप आइंदा इंटरनेशनल रेसेस में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं? जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुझे जो अल्ट्रा मैराथन्स हैं इनका शौक़ करीबन 1.5 साल कबल हुआ। तो मैंने कोई अचीवमेंट्स हैं नहीं। मैंने इस रेस से पहले सिर्फ 3 अल्ट्रा मैराथन्स की थी। दिसंबर 2023 में ओमान में की थी, वो करीबन 55 किलोमीटर थी और कोई 2500 मीटर। वो पहली रेस थी मेरी। और उसके बाद जो मुझे तकलीफ़ हुई, एक एक पट्ठा, एक एक जोड़, एक एक टेंडन, उनमें जो 3-4 दिन शदीद दर्द रहा, वो नाकाबिले बयान है, लेकिन मैंने कर ली। उसके बाद मैंने फिर पिछले साल जनवरी में एक 50 किलोमीटर की रेस थी, वो यूएई में ही की। और उसके बाद पिछले साल दिसंबर में ओमान की वही रेस दोबारा रिपीट की और इस बार मैंने बड़े आराम से कर ली। 3 घंटे जल्दी भी की और बगैर किसी तकलीफ़ें कर ली। और उसके बाद चौथी अल्ट्रा मैराथन ये थी जो 70 किलोमीटर की थी। तो इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम ये है कि इसको पुश करूँगा। तो अगले साल इसी इवेंट में 100 किलोमीटर की एक रेस होती है, उसका भी करने का प्रोग्राम है। और उसके अलावा जो सड़क पे मैराथन्स होती हैं उनमें थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, लेकिन प्रोग्राम है कि वो भी रेगुलर करता रहूँगा। इसके अलावा मैंने 6000 मीटर की एक चोटी कर रखी है स्कर्दू में, खुसरगम के नाम से, और अभी ख्याल है कि उसको 7000 मीटर पे ले जाऊँ। तो वहाँ पे एक स्पंतक नाम की एक चोटी है, वो भी स्कर्दू में ही है, तो उसको करने का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। डॉक्टर रिजवान, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस और थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ अपना इतना ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस शेयर किया। अभी हम जाएंगे जी छोटी सी ब्रेक पर, आप लोग कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने लगे हैं डाइट के हवाले से, और डाइट भी बच्चों की, कि कौन सी जो खुराक है वो बच्चों की नशोनुमा के लिए बेहतर और ज़रूरी है, और बच्चों के लिए जो खुराक है उसके बुनियादी उसूल वही हैं जो अडल्ट्स के लिए हैं क्या? जो ग़िज़ाइयत के अतबार से अडल्ट्स के लिए बेहतर है, बच्चों के लिए भी वही बेहतर है? हर एक को यकसा ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है, बशमूल वाइटमिन, मादनियात या कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रोटीन की बात करें। तो दूसरी तरफ बच्चों को मुख्तलिफ जो एजेस हैं उनमें बाज़
ग़िज़ाई अज्जा की मुख्तलिफ क्वांटिटी की ज़रूरत होती है और उसका जो तयन है वो कैसे किया जा सकता है, इस पर हमने बात करनी है। और घर पर जो वालिदैन है वो बच्चों की बेहतर नशोनुमा और उनकी जो जहनी सलाहियत है उनको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी डाइट्स दे सकते हैं उन्हें, इस पर हमने करनी है जी बात। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर सादिया खालिद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो बच्चों की डाइट को लेकर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं पेरेंट्स को, क्योंकि हर डब्बे पर ये लिखा है कि ये बच्चों के लिए मुकम्मल ग़िज़ा है। तो आप इस जो केओस में क्या बताएंगी कि किस किस्म की ग़िज़ा मुकम्मल ग़िज़ा है बच्चों के लिए? अच्छा सॉरी, पहले तो कि डब्बे वाली जो ग़िज़ाएं हैं जिसके ऊपर लिखा होता है मुकम्मल ग़िज़ा है, आई विल नॉट रिकमेंड दैट फूड एट ऑल। डब्बे पे प्रोसेस्ड फूड या डब्बे वाले जो पैकेजेस की ग़िज़ा होती है, आई विल नॉट रिकमेंड दैट डाइट टू द किड्स, टू द चिल्ड्रन। अच्छा, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उसमें सबसे पहले तो आ जाते हैं इन्फेंट्स, जो पैदाइश से लेके 12 माह तक या 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो टोटली ब्रेस्ट फीड पे होने चाहिए। आइडियली माँ का दूध जो है वो बेहतरीन ग़िज़ा है, उससे बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसको आप स्टार्ट करते हैं घर का बना हुआ खाना मैश करके, मतलब जो भी आप खा रहे, पोटैटो राइस को मैश करके। उसके बाद आता है टॉडलर, जो 1 से 3 साल के बच्चे जिनके साथ थोड़ा ट्रिकी होना पड़ता है। उसमें आप ये कर सकते हैं कि कोई भी जो भी घर की बनी हुई ग़िज़ा उसको मैश करके ग्राइंड करके आप दे सकते हैं। जो कुछ घर में बना हुआ है वो 1 से 3 साल का बच्चा उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। फिर आते हैं प्री स्कूलर्स, जो 4 से 5 साल के बच्चे हैं। जब ये उम्र आती है तो इस एज में उस बच्चे को वो सब कुछ खाना है जो घर के बाकी अफराद खा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली डब्बे वाले जो है वो ग़िज़ाई अज्जा ज्यादा जल्दी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एज कम्पेयर टू जो नेचुरल हैं। तो मैं हमेशा ये कहूंगी कि जो नेचुरल चीजें मौजूद हैं, जिसमें आपकी फल, फ्रूट, सब्जियां एंड नट्स, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। ओके और डॉक्टर साहब इन्फेंट्स का आपने जिक्र किया, एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कहा कि 6 माह की उम्र से उन्हें सेमी सॉलिड्स जो हैं वो भी घर के बने हुए हैं उन पर आप शिफ्ट करें, लेकिन बहुत सारे लोग 4 मंथ्स पर ही कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देते हैं। ये कितना डेंजरस हो सकता है किसी इन्फेंट के लिए? अच्छा देखिए, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। 4 से 6 माह में हम कहते हैं, बट ये 4 माह के बच्चे को इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस करवाना मेरे हिसाब से बेहतर नहीं होता जब तक कि वो 6 माह का नहीं हो जाता। 6 माह इज द एज जिसमें बच्चा हल्की फुल्की जो है थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करें। आप ये नहीं कि आपने पूरा प्लेट और चम्मच भर भर के खिलाना है, जस्ट इंट्रोड्यूस लिटिल बिट, अ टीस्पून ऑफ एग योक, हनी, इस तरह की चीजें। और प्रॉपर उसके बाद हम 6 से 7 माह के बाद आप उसको खिचड़ी, दलिया ग्राइंड करके मैश करके 1-1, 2-2 टीस्पून इंट्रोड्यूस करते हैं। राइट। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जो बच्चे आपने कहा डब्बों के जो दूध हैं या डब्बों की ग़िज़ाएं हैं वो खाते हैं, वो काफ़ी सेहतमंद नज़र आते हैं, और जो दूसरे बच्चे हैं वो काफ़ी लागर नज़र आते हैं उनके मुकाबले में। तो इस कंपैरिजन पे क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है। अच्छा, डब्बे का ये होता है कि आसानी है, प्रोसेस्ड फूड है, मिक्स किया पानी में, गर्म पानी डाला एंड द फूड इज रेडी। ऐसा नहीं है। आप ये बिल्कुल एक गलत है कि जो डब्बे के जो खा रहे हैं बच्चे फूड दैट दे आर हेल्दी। देखिए, जिस्म का फूला होना एंड ताकतवर होना इज डिफरेंट। मतलब अगर एक बच्चा प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, जंक खा रहा है, तो वो दैट इज नॉट हेल्दी। उसका ही इज ओवरवेट, राइट? वो उसका जिस्म फूला हुआ है, ही इज मोटा, ही इज ओबीज, व्हिच इज नॉट हेल्दी एट ऑल। जबकि इसके मुकाबले में वो बच्चा जो घर की बनी हुई रोटी, फल, फ्रूट, सब्जियां खा रहा है, उसके अंदर एक ताकत है, उसके अंदर एक इम्यूनिटी है। ठीक है, हमने काम करना है बच्चे की ताकत पे, बच्चे के इंटरनल सिस्टम पे, बच्चे की इम्यूनिटी पे, राइट? ओबीज होना, मोटा होना इज नॉट अ साइन ऑफ सेहतमंदी, राइट? डॉक्टर साहब, और एक और जो बहुत बड़ा अलमिया मैं कहूँगी अब चल रहा है वो ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, इवन कि वो बच्चा भी जो जैसे टोडलर्स भी हैं, उन्होंने भी अगर अपना मिल्क बॉटल भी लेना है तो वो मोबाइल फ़ोन के साथ ही लेंगे, मतलब, और अगर कुछ खाना है या खिलाना है तो उसके लिए भी आपको फ़ोन उन्हें देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चला कर देना पड़ेगा, तभी वो खाएंगे। इस सिचुएशन में आप क्या गाइड करेंगी? और हम खुद ही आदत डालते हैं पेरेंट्स ही, लेकिन उससे अब अगर पीछे हटना चाहे तो कैसे किया जा सकता है? क्योंकि बच्चों को इस कदर आदत होगी और उस टाइम में उन्हें पता नहीं चलता है कि उन्होंने क्या खाया है और कितनी क्वांटिटी में खाया या पिया है। टेस्ट बर्ड्स बेसिकली डेवलप नहीं हो पाते उस तरीके से। क्या सजेस्ट करेंगी पेरेंट्स को? लीड विद द एग्जांपल।
उसमें सबसे पहले बड़ों को अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम खुद भी टीवी लगा के खाना खा रहे होते हैं, टीवी लगा के जो है वो काम कर रहे होते हैं, या कंप्यूटर, लैपटॉप, स्क्रीन, मोबाइल हाथ में होते हैं, एंड वी आर ईटिंग आवर फूड। बच्चे हमसे जो है वो एग्जाम्पल हम हैं उनके लिए। अगर हम अपना स्क्रीन टाइम कम करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, राइट? अच्छा, उसके लिए यू आर एब्सोल्युटली राइट कि टेस्ट बड्स तो डेवलप ही नहीं होते हैं, दे जस्ट फिलिंग देयर स्टमक। तो जो माइंडफुल ईटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे को एक प्रॉपर उसकी स्क्रीन बंद करके उसके सामने इंट्रोड्यूस करें अ रेनबो। मैं हमेशा कहती हूँ छोटे बच्चों के साथ खिलाना उनको ट्रिकी है। आप उनके साथ थोड़ा एक कलर प्लेट बना के दे जिसमें डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, क्यूकम्बर, कैरेट, आजकल जैसे जो मौसमी सब्जियां या फल हैं वो जरूर बच्चे को इंट्रोड्यूस किया करें, क्योंकि हर मौसम के फल और सब्जी की एक अपनी अफादियत होती है। अल्लाह मियां ने ऐसे ही उस मौसम में सब्जी या फल को नहीं भेजा होता, राइट? हाँ, स्क्रीन टाइम बंद करके, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी बंद करके बच्चे को उस फूड का जो है वो टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जब बच्चे खा रहे हैं, they're just filling their stomach, they're filling their tummies, they're not having the, अगर आप उनसे पूछिए क्या खाया, they even didn't tell you कि मीठा खा। That's true। और ये हो रहा है, इसके लिए बिल्कुल पेरेंट्स को एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से हम बड़े हैं, हमें पता है कि कौन कौन से विटामिन्स या सप्लीमेंट्स हमने लेने हैं और वो हम अपनी डाइट में शामिल कर ले या लेंगे। बच्चों के लिए कौन कौन से विटामिन ज़रूरी होते हैं और क्या उनको ज़रूरत होती है कि उन्हें एक्स्ट्रा जो सप्लीमेंट्स वगैरह हैं उनकी डोज कोई दी जाए? देखिए, बच्चों को अगर आप हेल्दी डाइट दे रहे हैं जिसमें आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन डी, आयरन सब कुछ है और वो एक बैलेंस डाइट के अंदर सब कुछ मौजूद होता है। अगर आप बच्चे को फल, सब्जियां, नट्स, दूध डेली पिला रहे हैं तो ऐसे बच्चों को किसी जो है वो ऐसे विटामिन की जरूरत नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं खा पा रहा है, या कैल्शियम की कोई कमी डॉक्टर ने बताई है, या अनीमिया है, खून की कमी है, तो आप सप्लीमेंट्स दें। लेकिन अदरवाइज बच्चा हेल्दी है, अपनी प्रॉपर एक बैलेंस डाइट खा रहा है, तो छोटे बच्चों को एज सच कोई जरूरत नहीं होती है। विटामिन में हम कहते हैं कुछ विटामिन की जरूरत है अगर बच्चा लीन है, अपना खाना पीना ठीक नहीं खा रहा है, लेकिन these are all मतलब these are marketing tactics, sorry to say, लेकिन ये है कि बच्चे को अगर आप प्रॉपर घर का बना हुआ खाना खिला रहे और बच्चा खा रहा है तो there's no need। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और डॉक्टर साहिबा को आपने सुन ही लिया है कि उनका ये कहना है कि डब्बों की जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें। मे भी जब ट्रैवल कर रहे हों, शायद अगर खाने पीने का मसला हो किसी जगह पर, वहाँ पर ले जाया जा सकता है, लेकिन आम सूरत हाल में उनको घर का खाना दें ताकि वो सेहतमंद रहें। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। प्रोग्राम के दूसरे घंटे में खुश आमदीद। सेगमेंट माइंड मैटर्स की बारी है। वक़ार अहमद मलिक, माहिर माहौलियात हमारा सईद से बात कर रहे हैं और मौसमियाती तब्दीलियों पर बात हो रही है कि बैनुल-अक़वामी मसला है, आम आदमी क्या करे। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। अगर आपको क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना जानना है तो इसके हवाले से एक जो बहुत अच्छा रिसोर्स है वो नासा भी है, क्योंकि नासा में बहुत सारी प्रोब्स जो हैं वो स्पेसिफिकली अब स्पेस में सिर्फ इसलिए जा रही हैं कि वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से तमाम जो डाटा है वो इकट्ठा करें। और उसके बाद अगर आप वहाँ नासा की जो क्लाइमेट चेंज का वो है वेबसाइट, अगर वहाँ पे आप जाके एक दफ़ा देखिए क्लाइमेट टाइम मशीन, तो यकीन कीजिए कि आप होश खो बैठेंगे कि पिछले 100 साल का डाटा जो है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड या ओशियंस के हवाले से या डिफरेंट एंगल्स पे वो जिस तरह का डाटा आपके सामने नज़र आता है, इंटरैक्टिव ग्राफ्स नज़र आते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो होश उड़ा देने के लिए काफ़ी हैं। क्लाइमेट चेंज जो है ये किस तरह का फिनोमेना है, ये क्या होने जा रहा है, और स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होने जा रहा है। मेरे साथ हमारा सईद साहब बैठी है, इनका पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का है। ये तो बल्कि मैं चाहूँगा हमारा साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। अब इतना भारी पोर्टफोलियो है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अगर आप इख्तिसार से थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आपने IUCN के साथ भी, AKDN के साथ भी, फिर इतना तवील बड़ा एक्सपीरियंस है आपका क्लाइमेट चेंज के हवाले से। जी शुक्रिया वक़ार साहब। मेरा कुछ जर्नी स्टार्ट होती है बैक इन 1997 जब मैंने शुरुआत की IUCN के साथ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और उससे थोड़ा सा पहले मेरा एक्चुअली जो डिग्री थी एकेडमिक वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में उस वक्त सेल्युलर फोन कंपनीज अभी आई थी, वो मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन वो बहुत जल्दी मुझे कोई 9-10 मंथ्स में समझ आई कि दिस इज आप उसको बनाई नहीं गई, आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस।
सो आई वेरी क्विकली डिसाइडेड कि मैं मूव करूँगी। IUCN के साथ मेरी शुरुआत हुई एंड द प्रोजेक्ट दैट आई वर्कड ऑन वाज माउंटेन एरियाज कंजर्वेंसी प्रोजेक्ट। उस वक्त को एक बहुत सक्सेसफुल एक ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम इट्स नोन एज, जो GBC एरिया में गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के एरिया में था। एनवायरनमेंट पे मैं काम करती रही, स्पेशली जो एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड डिजास्टर्स और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है उसके ऊपर मैं काम करती रही बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एज कंसल्टेंट। इवैल्यूएशंस, लेसन लर्न, व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग, क्या रेप्लिकेट करना है। एंड देन माय करंट पोर्टफोलियो इज आई एम वर्किंग विद द आगा खान फाउंडेशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड आल्सो वर्किंग इन द टूरिज्म इंडस्ट्री, सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। सो क्लाइमेट चेंज के हवाले से अभी तो इट्स इन आवर फेस जैसे कहते हैं, इट्स हियर, इट्स रियलिटी। और डे टू डे लाइफ्स पे जब आप लोगों को देखते हैं GBC में, उनको डे टू डे लाइफ्स पे उनकी इम्पैक्ट है, लाइवलीहुड पे, हेल्थ पे। जो हमारी क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वो चेंज हो गई हैं। अभी अगर आप देखें तो हमारी ऑलमोस्ट जो एप्रिकॉट प्रोडक्शन है या चेरी प्रोडक्शन है उसमें डिलेज हैं 15 से 20 दिन का। उसका क्या मतलब है? दैट मीन्स के उनकी डिपेंडेंसी, उसकी राइपन वो लेट होते हैं, उस तरह की क्रॉप नहीं निकलती, लोगों की डिपेंडेंसी है उसकी इनकम पे। आगा खान फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है वॉइसेस फ्रॉम द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हमने बामी अर्ज की बाज़गश्त के नाम से एक्सप्रेस न्यूज़ पे चलता है पिछले 3-4 साल से। हर साल उसका एक सीज़न होता है, तो मेरे लिए बड़ी वो काबिल फ़ख्र बात है कि मैं उसका एक हिस्सा भी हूँ। तो उसमें एक्चुअली जो बामी अर्ज से मुराद जो पामीर है, ये जो ताजिकिस्तान है, ये अपना फिर हमारा ये रीजन आ जाता है, इवन अप टू नेपाल, ये इस पे वो तमाम डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं। और वो डॉक्यूमेंट्रीज जितनी मैंने उसको देखा है और उस पर काम किया, उस पर मुझे ये आइडिया हुआ है कि वो जो फर्स्ट हैंड एविडेंस या जिसको हम कहते हैं कि वो जो वहाँ पे रहने वाला है वो उसको तो वो तमाम चीज़ें बिल्कुल जिसको कहते हैं रोज़ रोशन की तरह उसके सामने यहाँ हो चुकी हैं कि क्लाइमेट चेंज आ चुका है। अब हमने करना क्या है इसका? एब्सोल्युटली, क्या करना है, उसकी लाइवलीहुड रिस्टोर कैसे करनी है। जब एक फ्लड आता है, ग्लॉफ इवेंट आता है, पानी को आप नहीं कह सकते यहाँ से नहीं जाना वहाँ, तो वो तो जो सामने आएगा वो बहा के ले जाएगा, चाहे वो लाइफ स्टॉक है, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड है, सारा कुछ बहा के ले जाएगा। उसको हमने वापस अपने खड़ा कैसे करना है, उसको वो स्किल्स क्या देनी है कि जो फार्मर है या जो वहाँ पे उसकी फैमिली है या खातून है या वो पढ़े लिखे भी हैं, उन्होंने वापस खड़े कैसे होना है, वो क्या स्किल्स हैं। सो हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। अगर हम एग्रीकल्चर इनपुट्स की बात करें तो क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स क्या है, वो इंडिजिनस मेथड्स क्या थे, पहले भी आफात आती थी, क्या वो स्टोरेज कैसे होती थी उन सीड्स की, वो कैसे दोबारा यूज़ होते थे। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये करते हुए हमें ध्यान ये रखना होता है कि कोई ऐसी स्पीशीज़ या सीड्स या प्लांट्स की हम ना ले आएँ जो 20-25 साल बाद हमें पता चला कि वो इन्वेसिव, उन्होंने तो तबाह कर दिया लोकल। इट हैज टू बी वेरी केयरफुली थॉट आउट, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म impact is worse than the benefit, short-term benefit that we are giving. The other aspect is कि land holding छोटी हो चुकी है GBC में, आपने देखा population बढ़ गई है। तो एक तरफ तो ये हम कह रहे हैं कि जो फौरी ज़रूरत के लिए जो मकामी सतह पे ये वाले इक़दाम हैं, एक ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है जिसको हम पूरी दुनिया शेयर करती है, और अगर मैं यहाँ पे धुआं या कोई भी चीज़ कर रहा हूँ तो इसका फिर मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई बाउंड्रीज हैं पॉलिटिकल या कोई ऐसी लैंड में तो बाउंड्रीज हैं लेकिन एटमॉस्फेयर में तो कोई नहीं है, वो हम शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मामला बैनुल अक़वामी आ जाता है, और अगर बैनुल अक़वामी गफलत या ये मुजरमाना मामला रहा तो ये जो छोटे छोटे इक़दाम हैं ये तो फिर वो आफत इनको भी तो किसी टाइम पे बहा के ले जाएगी। सो आप अगर देखें तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हिट बाय क्लाइमेट चेंज। हालांकि हमारी कंट्रीब्यूशन लेस दैन 1%। सो जो आप बात कर रहे हैं वो तो दैट्स अ रियलिटी, वो बैनुल अक़वामी है, वो बॉर्डर्स नहीं है, क्लाइमेट चेंज कोई बाउंड्रीज वगैरह नहीं देखता। उस पर इंटरनेशनल जो हमारी कमिटमेंट्स हैं या पॉलिसीज़ हैं या जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है वहाँ पे कमिटमेंट्स होती हैं। लेकिन हाउएवर सेइंग दैट हम फिर भी हमारी जितनी कैपेसिटी है या जो दायरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, उसमें अगर हम सब छोड़ दें कि ये तो हम कुछ नहीं, तो वो फिर वाकई कुछ नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रिएटिंग कार्बन सिंक्स, प्लांटेशन, मास प्लांटेशन।
जितनी हमारी एमिशंस हैं उसको हम किस तरह हम उसको उसकी जो इम्पैक्ट है रिड्यूस कर रहे हैं। तो प्लांटेशंस, ट्रीज, कार्बन सिंक। आप बैन अवी सतह पे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है, बैन अवी सतह पे आपको कुछ संजीदगी नजर आती है इस सवाल से? जी है, इट्स डेफिनेटली देयर, बहुत ज़्यादा है, इट्स अ वैलिड कंसर्न। लेकिन इसमें जो बड़ी जो कौमें हैं, जो बड़े मुल्क हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टू क्लाइमेट चेंज, उधर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल लेने की और अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम क्या डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं? यस, पॉलिसीज़ इंटरनेशनल लेवल पे हैं, कमिटमेंट्स भी हैं, लेकिन एक्शंस क्या हैं? व्हाट आर द एक्शंस वी आर टेकिंग? दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो शायद अभी तक उस लेवल पे नहीं है जिस पे होनी चाहिए, जिसका इम्पैक्ट हमें नज़र आना चाहिए, वो शायद अभी उस लेवल पे नहीं है। और गिलगित बल्तिस्तान में आप किस तरह देख रही हैं कि वहाँ पे कुछ इकदाम ऐसे किए जा रहे हैं? क्योंकि जब हम कहते हैं कि बहुत सेंसिटिव पाकिस्तान इस सवाल तो उसमें ज़्यादा जो मामला है वो जीबी का है, क्योंकि ग्लेशियर्स और वो तमाम फिनोमेना जो है, तो वहाँ पे कुछ इकदाम आपको नज़र आ रहे हैं? जी, स्टार्टिंग फ्रॉम जो आपने बात की कि एक तो आफत आ रही है जैसे फ्लड या ग्लेशियल आउटबर्स्ट, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिटीज़ को अवेयर करना, ये क्यों हो रहे हैं, ये इनकी वजूहात क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है। अगर कोई ग्लॉफ अलर्ट है तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे दूर दराज, अगर कोई एक विलेज में को 8-10 हाउस होल्ड हैं, उन तक वो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँच रही है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, एटलीस्ट इमीडिएट इम्पैक्ट। एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हो रही है, जो AKDN के नेटवर्क के थ्रू भी, कम्युनिटी बेस्ड जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं उसके थ्रू भी होती है। दूसरा, बिल्डिंग कैपेसिटी, इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। एक तो ग्रास रूट्स लेवल पे जो चेंजेस इन प्रैक्टिसेस हैं वो, एंड साइमल्टेनियसली पॉलिसी लेवल पे। सो फोकस इज कि हम वो पायलट करके दिखाएं, उसके लेसन्स लर्न जो हैं वो पॉलिसी लेवल पे हम लेके आएँ कि पॉलिसी चेंजेस क्या हैं। अगर हमने कोई स्पेसिफिक सीड यूज़ करना है या कोई एग्रीकल्चरल इनपुट्स देने हैं, वो कौन से हैं, वो सर्टिफाइड हैं या नहीं है, वो क्लाइमेट अडेप्टिव हैं, रेजिलियंट हैं या नहीं है। क्लाइमेट जोनिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि विद द चेंज इन क्लाइमेट पैटर्न्स उसकी जोनिंग, एग्रीकल्चरल जोनिंग और क्लाइमेट जोनिंग चेंज हो रही है, विच व्हाट डज प्लांट्स पहले लग सकते थे या स्पीशीज वो अब नहीं हो सकते, उनकी जगह क्या लग सकता है। सो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम करते भी हैं और करने की ज़रूरत भी है, और उनको मैंने शेयर करने की। इम्पोर्टेंट आई थिंक ये है कि ये किसी एक या दो इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स द एंटायर कम्युनिटी, वेदर इट्स the local community or it's the policy makers or it's other stakeholders जो बाहर से भी आते हैं, as tourists आते हैं, उनकी भी खुली उतनी ही responsibility, business community है उनकी भी, so we all need to work on this together. Thank you very much. नाज़रीन, आफतों की कई इकसाम होती हैं, मिसाल के तौर पे सैलाब आ सकता है, ज़लते हैं, बहुत सारी आफतें आती हैं, और फिर वो आफत के बाद जब आफत गुजर जाती है तो फिर हम उसको रीबिल्ड करते हैं, दोबारा से चीज़ों को बहाल करते हैं, दोबारा से रीस्टोर करते हैं। ये जो आफत है क्लाइमेट चेंज की, ये अब एक बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना है। ये कोई इस तरह की नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन चली जाएगी, और इस हवाले से अडॉप्टेशन भी ज़रूरी है, और ये किस हद तक काम करती है, 30-40 साल बाद क्लाइमेट चेंज क्या रुख इख्तियार कर जाएगा, उस वक्त की अडॉप्टेशन मॉडल फिर क्या होंगे, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त पूरी दुनिया को इंतहाई संजीदा होने की ज़रूरत है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी तालिबान ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनकलाबी कारनामा सर अंजाम दिया है। जी हाँ, अब टेक्सटाइल मसनूआत की तैयारी से कबल कपड़े के मयार और उसके नकाइस की निशानदही मसनूई जहानत पर मुश्तमिल सिस्टम के जरिए यानी AI सिस्टम के जरिए मुमकिन हो सकेगी। ऑटोमेशन एंड एप्लीकेशन इंजीनियर AI डेवलपर सबूही आरिफ ने मसनूई जहानत पर मबनी टेक्नोलॉजी की मदद से रियल टाइम फैब्रिक क्वालिटी इंस्पेक्शन सिस्टम तैयार कर लिया है, और ये सिस्टम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट प्रोडक्शन, ऑटोमोटिव टेक्सटाइल, होम फर्निशिंग और इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल में नेटेड वूवन फैब्रिक में टूटे हुए धागों, खासतौर पर दाग धब्बे या कटे फटे कपड़े या सुराख जैसी अहम खामियां हैं, उसकी रियल टाइम निशानदही करता है। और ये सिस्टम जो है वो खाम कपड़े के अलावा जो डाइड क्लोथ्स हैं, प्रिंटेड हैं, उनकी खामियों की भी निशानदही कर सकता है। AI डेवलपर सबूही आरिफ ने इस सिस्टम को इंटेलिस्पेक्ट का नाम दिया है, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वेस्टेज पर होने वाले करोड़ों रुपए सालाना के अखराजात में बहुत ज़्यादा कमी लाई जा सकेगी, और जो कपड़े से मलबूस
मसनूआत की तैयारी है और एक्सपोर्ट शुदा मसनूआत में खामी की सूरत में जो कंसाइनमेंट मुस्तरद होने का खदशा होता है वो तकरीबन ख़त्म ही हो जाएगा। बिल्कुल, और इस सिस्टम के हवाले से मजीद सबूही से ही जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ सबूही आरिफ मौजूद हैं और उनके साथ देने के लिए डॉक्टर रिजवान असलम और डॉक्टर आमिर कुरैशी भी मौजूद हैं। आप तीनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच। अच्छा सबूही, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। ये सिस्टम डेवलप करने का आपने कैसे सोचा, कैसे आपने सोचा कि तज्जियाती सिस्टम बनाया जा सकता है और उसको उस पर अमल दरामद करके जदीद तरीके की भी चीज़ें जो हैं वो सामने लाई जा सकती हैं? दरअसल ये हमारा एक MS का थीसिस प्रोजेक्ट है। तो हमारे जब थीसिस हम साल भर पहले डिस्कस कर रहे थे अपने टीचर्स के साथ, तो मेरे टीचर्स का क्योंकि इंडस्ट्री से ताल्लुक रहता है और काफ़ी इनकी नॉलेज ज़्यादा होती है, तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस पे काम कर सकती हैं। तो फिर इसको देखते हुए फिर हमने इसकी टेक्निकलिटीज़ को हमने फिर इसको जाना, फिर इसके ऊपर हमने काम किया। तो फिर हमने देखा कि ये बहुत बड़ा गैप है मार्केट का जिस पे हमें वर्क करना चाहिए और मार्केट को और इंडस्ट्री को इसकी बहुत सॉल्व ज़रूरत है। तो फिर हमने इस बेसिक को सॉल्व करेंगे। ठीक है डॉक्टर रिजवान, आप बताइएगा, आप दोनों ने इसको सुपरवाइज किया इस प्रोजेक्ट को, बताएं कि ये बड़ा डिफरेंट आइडिया है, जनरेट कैसे हुआ और इसके काम तक किस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो काम करता है, आप भी रोशन डालें। जी, AI पे मैं PhD भी सुपरवाइज कर चुका हूँ, एक से पहले भी प्रोजेक्ट था, लेकिन वो अपर स्पेस वेदर पे था। ये हमारा PhD स्टूडेंट है, इस पे मैं सुपरवाइजर हूँ, डॉक्टर आमिर कुरैशी जो है वो को सुपरवाइजर हैं। तो उसमें हमने मास्टर्स का थीसिस ये लिया था और इनको हमने काम किया था और जिसका फोकस था एक इंस्पेक्शन सिस्टम जो कि फैब्रिक की जो डिफेक्ट्स हैं उनको अर्ली स्टेज में उनको डिटेक्ट कर सके और वो डिफेक्ट्स जो कि नॉर्मली ह्यूमन आई से विजिबल नहीं होते, हमने माइक्रोस्कोपिक कैमरा यूज किया। तो अब ये उसको फर्दर भी हम हमारे आगे PhD में इसको कंटिन्यू करेंगे और हम एक कंप्लीट सिस्टम बनाएंगे जो कि आप कपड़ा अगर आप रखते हैं तो वो ना सिर्फ उसके डिफेक्ट्स को बता दे, इसकी क्वालिटी, इसकी टाइप, उसका GSM तो कैरेक्टराइज करते हैं। राइट, तो डॉक्टर आमिर आप बताइएगा कि AI में क्या डेवलपमेंट गई है इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, क्या तब्दीली या क्या अमल किया जा सकता है जिससे AI में भी जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूं, मेरा 24 इयर्स का इंडस्ट्री और एकेडमिया का एक्सपीरियंस है और मेरी गारमेंट के अंदर PhD है। तो मुझे इस इंडस्ट्री के इस प्रॉब्लम का बहुत शिद्दत से एहसास था कि इसको किस तरह हम एक रियल टाइम बेस पे ह्यूमन इंटरवेंशन के अलावा मैनेज कर सकते हैं उसके लिए। तो AI की जो इस पर डिजिटाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन करना हर चीज को, उसमें बड़े एडवांटेजेस थे और मुझे इसमें ये चीज समझ आ रही थी अगर ये चीज मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उससे इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, मुल्क पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर होगी हमारी, और हमारे पास जो इंडस्ट्री के अंदर जो डैमेजेस आते हैं, जो डेबिट्स आते हैं, उसका जो रेशियो है परसेंटेज बहुत मिनिमम हो जाएगा, ना होने के बराबर। दिस इज द टारगेट हमारा इसके अंदर। और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है तमाम मटेरियल के लिए फैब्रिक से रिलेटेड, चाहे वो ग्रे हो, चाहे डाइड हो, चाहे प्रिंटेड हो, और गारमेंट के अंदर एप्लीकेबल है। सुबह आप बताइएगा ये जो पूरा सिस्टम है इसको बनाने पर कॉस्ट कितनी आई है और क्या इसमें मजीद बेहतरी की कोई गुंजाइश है या फिर इसको कमर्शियल लेवल पे यूज इसी तरीके से किया जा सकता है इसी हालत में? सर, जो अभी हमने प्रोजेक्ट बेसिकली बनाया ये तो एक प्रोटोटाइप है, तो अभी इसके अंदर काफी वर्क की गुंजाइश है और स्पेशली इसमें हमें इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन की जरूरत है और इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाने के लिए इसके अंदर हमें और मजीद कुछ चीजें हैं जो डिस्कशन हमारी चल रही है, उस पर हम इम्प्रूवमेंट कर भी रहे हैं। तो अभी इसमें थोड़ा बाकी है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, इसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगा। एक्चुअली फंडिंग होगी कंप्लीट जो इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में जो सिस्टम होता है उसमें रियल में जो कपड़ा है वो एक कन्वेयर बेल्ट पे चलता हुआ जाता है और उसकी पूरी इंस्पेक्शन के बाद एक रिपोर्ट जनरेट होती है। वो चीज करने के लिए हमें मजीद फंडिंग की जरूरत है। हमने HEC में भी एक रिसर्च ग्रांट के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसके अलावा इंडस्ट्री कुछ हमें कॉन्टेक्ट भी कर रही है और अभी हमारी मंडे की मीटिंग है, तो हम जो है वही चाहते हैं कि हमें इसमें थोड़ा सपोर्ट मिले तो हम इसको जो है एक कंप्लीट सिस्टम जो कि फ्यूचर में एक एक्सपोर्ट लेवल पे भी जा सकता है, तो एक कंप्लीट प्रोडक्ट इंशाल्लाह। राइट, तो सब वही आप बताइएगा कि इससे कबल कोई ऐसा टूल मौजूद था जिससे ये इंस्पेक्शन की जा सके या किसी खास फर्द वाहिद को ही इस पर नजर रखनी पड़ती है और इंस्पेक्शन करनी पड़ती है? सर, इंटरनेशनली तो ऐसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है बट उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है
अगर उसको परचेज करती है तो फिर वो कॉस्ट और प्रॉफिट को मैनेज नहीं कर पाती है। तो वो पाकिस्तान में ऐसी जो मशीनरीज है वो नहीं आती हैं और हमारे यहाँ ह्यूमनाइज्ड जो ना इंस्पेक्शन होती है। अच्छा, तो इसीलिए जी। अच्छा, इसके अंदर सर मैं एक जिस तरह भी आपने कहा ना कि इंटरनेशनली इक्विपमेंट अवेलेबल है, जो अवेलेबल हैं, जो मुख्तलिफ कंपनियां लॉन्च करती है इंटरनेशनली, वो स्पेसिफिक है ग्रे फैब्रिक के लिए या डाइट फैब्रिक के लिए या प्रिंटेड फैब्रिक के लिए। हमारा वो तमाम के लिए यूनानिमसली काम करेगा। तो हमारा जो AI पे बेस कर रहा है, तो हमारा जो डेटा है तमाम फैब्रिक्स पे ट्रेंड किया हुआ, चाहे वो निटेड हो, चाहे वुवन हो, या डिफरेंट टाइप का फैब्रिक हो, उसमें प्लेन भी हो सकता है, साटिन हो सकता है, तमाम करेगा। सुबुही, आप ये बताइएगा कि इसकी दुरुस्तगी का तनासुब अगर हम देखें तो 95% और 90% रहा है, तो जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कौन कौन से फैब्रिक्स पर इसको टेस्ट किया गया है और कितनी बार इसको टेस्ट किया गया है? मैम इसकी टेस्टिंग तो हमने जो जैसे सर ने बताया दोनों तरह के फैब्रिक पे की गई है, यानी जो हम क्लेम कर रहे हैं वही हमने उस पर टेस्ट किया, यानी कि हमने वोवन पे भी टेस्ट किया, नेटेड पे भी टेस्ट किया। तो वोवन में और नेटेड में दोनों में मजीद इन तीनों पे हमने रिजल्ट्स को टेस्ट। राइट, तो ये भी बताइएगा कि सिस्टम क्या क्या खूबियां मजीद रखता है, क्या किया जा सकता है आपके इस सिस्टम से? इसके अंदर मैं आपको करता हूँ, अभी एक्सप्लेन किया कि हमारी PhD भी इसके ऊपर, एक स्टूडेंट PhD भी कर रही है हमारी रिसर्च स्कॉलर, जिनके माशाल्लाह वो फाइनल स्टेज के ऊपर है थीसिस के अंदर। अब जो हमारे टेक्सटाइल के अंदर जो फैब्रिक की जो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एंड्स पर पिक और पिक्स पर इंच होते हैं हमारे, वो GSM होती है हमारी ये, और उसकी वीव की आइडेंटिफिकेशन, तो वो सारा हमारा प्रोजेक्ट PhD प्रोजेक्ट का वर्क है। वो इनको इस प्रोजेक्ट के साथ इंकॉर्पोरेट करके इंशाल्लाह एक सिनोनिमस सोल्यूशन बनेगा हमारा, इंडस्ट्री की एक बहुत बेसिक चीजों को भी एड्रेस कर देगा, और ये आपके पास रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी रिजल्ट को एक्यूरेसी देगा वो उसको। ठीक है, सो वही इन दी एंड आपको ये मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि AI डेवलपमेंट हो रही है और बाहर की दुनिया तो ऑलरेडी बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारी चीज़ों में कमी है और हम AI की मदद से अपने काम आसान भी बना सकते हैं। जिस तरीके से आपने ये टूल बनाया है, ये सिस्टम बनाया है, कोई मैसेज देंगी, कुछ बात करेंगी? तो पाकिस्तान में दुनिया भर में जिस तरह से AI चल रहा है, पाकिस्तान में भी उसी तरह से AI पे बहुत काम हो रहा है और काम करने वाले माशाल्लाह बहुत हैं। बट जरूरत की बात की है कि जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं और जो जिनके पास पावर है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो इस तरह के तमाम टैलेंट्स को यूटिलाइज करें और उसको सपोर्ट करें। बिल्कुल, सबूही और डॉक्टर साहिबान, आप तमाम लोगों का, तमाम अफराद का बहुत बहुत शुक्रिया इस सिस्टम को ना सिर्फ बनाने के, इस पर गुफ्तगू करने के लिए। और आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त सारी दुनिया AI की जानिब राग़िब हो रही है। जहां पर फेसबुक मेटा में तब्दील हो गया है, वहीं पर आज ही जो डीप सी की खबर हमने दी शो के शुरू में आपको कि उन्होंने भी R1 बना लिया है, तो ये शिद्दत जो है तमाम जहतों में आ रही है, तमाम शोबों में आ रही है। AI डेवलपमेंट का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें सबूही भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आजकल हमारी सीरीज़ काफ़ी मकबूल हो गई हैं और कॉमेडी थ्रिल वेब सीरीज़ भी एक सामने आई है। फ्रूट चाट उसका नाम है। ट्रेलर आ गया है और 8 किस्तों पर मुश्तमिल इस वेब सीरीज़ की कहानी ह्यूमन एक्टिविस्ट तंजीला खान ने तहरीर की है, जो खुद इसमें शबाना नामी लड़की का मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं। और इसमें पाकिस्तान शोबिस के मारूफ अदाकार फवाद जलाल, नादिया अफगान और तमकिनत मंसूर अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नजर आएंगे। और फ्रूट चाट की कहानी एक बाहिम्मत तालीम याफ्ता लड़की शबाना के गिर्द घूमती है, जो व्हील चेयर पर है और माजूरी के बावजूद जिंदगी में दरपेश चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करते हुए माशरे में अपना मकाम बनाने की कोशिश कर रही है। और इससे कबल फ्रूट चाट एक मुख्तसर फिल्म थी, यानी कि एक शॉर्ट फिल्म थी, उसकी शक्ल में पेश की जा रही थी, जिसने मुस्लिम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, UK विमेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और रूस से बेहतरीन मुख्तसर फिल्म के अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। और इस फिल्म के हिदायतकार मोइज़ अब्बास वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जो Z5 ग्लोबल कंटेंट फेस्टिवल के 2 आलमी अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। जी हाँ, मजीद इन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तंजीला खान, समाजी कारकुन भी हैं और तंजीला खान व्हील चेयर पर कई ममालिक की सैर भी कर चुके हैं। इसके साथ साथ गर्ली थिंग्स के नाम से अपना स्टार्टअप भी वो चला रही हैं और माजूर अफराद और उनके हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करती ही रहती हैं। ऑलरेडी एक्सप्रेसो में हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं पहले। और मोइज़ अब्बास रिजवी जो फिल्म मेकर हैं, हिदायतकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब आती हूँ। तंजीला, कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तंजीला, क्या कहेंगी, इससे पहले जो शॉर्ट फिल्म थी उसने दुनिया भर में अपने झंडे गाड़े और दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की, उसकी वजह से वेब सीरीज का आपको ख्याल आया या ऑलरेडी आपके दिमाग में था और इस पर काम बाद में फिर शुरू किया? अभी ये बात तो सच है कि हम लोग डिसेबिलिटी पे बहुत ज्यादा कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कहानियां भी हैं, हमारे पास लोग भी हैं जो इस सब्जेक्ट को समझते हैं। लेकिन शॉर्ट फिल्म के बाद डेफिनेटली हमको और ज्यादा बूस्ट मिला, इंकरेजमेंट मिली जब उसने इतना ज्यादा अपने आप को एक स्पेस दिलवाई कंटेंट में, देन वी थॉट कि एक बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो इट हैपेंड अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, तो मोइज काफी मजेदार तड़का है ये कि कॉमेडी और थ्रिल, और हमेशा से मकबूल एक जॉनरा रहा है। क्या कुछ देखने को मिलेगा इस फिल्म में या वेब सीरीज में? इसमें सबसे पहले सीखने को ये मिलेगा कि आपने कभी जो है वो हार नहीं माननी है, बिकॉज शबाना का कैरेक्टर इस तरह का कैरेक्टर है कि शबाना सबको मोटिवेट करती है कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी आगे गुजारनी है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी है। कोई भी चीज़ आपको बाउंड नहीं करती है अपना गोल से पीछे रहने के लिए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा तंजीला, आप बताइए, एक तो ये फ्रूट चाट नाम के पीछे की कहानी भी ज़रा शेयर करें, ये किस चीज़ से आपने मोटिवेशन ली है, और इसके अलावा भी ये बताएं कि जिस तरह से अभी आपने मेन कैरेक्टर आप खुद ही कर रही हैं जो शबाना एक लड़की, और जिस तरह से मुझे बता रहे थे कि बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, खुद करते हुए आई थिंक एक्टिंग एक बहुत ही मुश्किल काम है, और जितने लोग भी प्रोफेशनल एक्टर्स हैं मैं उनको सलाम करती हूँ। इट्स नॉट एन इजी जॉब, और आई एम नॉट एन एक्टर, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ। लेकिन चूंकि शबाना के कैरेक्टर के लिए हम चाहेंगे कि कोई एक्टिविस्ट या असल पर्सन विद डिसेबिलिटी ही प्ले करे, दैट इज वाई मैंने अपना इंतखाब किया कि मैं ही इस कैरेक्टर को प्ले करूँ। उसके अलावा आपने पूछा फ्रूट चाट जो टाइटल है, बेसिकली जब हमने शॉर्ट फिल्म बनाई थी तो हमने देखा कि जो एक क्लाइमेक्स का मोमेंट है वो एक फ्रूट चाट का डायलॉग होता है, जब वो लड़की क्लेम करती है कि मैं सिर्फ अच्छा फल नहीं बेचती, फ्रूट नहीं बेचती, बहुत अच्छा फ्रूट चाट भी बना लेती हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा क्लाइमेक्स है हमारे मुल्क में कि हम डिसेबल लोगों को लिमिट ना करें, वो अपनी भी क्रिएटिविटी लाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वहीं से हमने आई थिंक एक जो टाइटल है उसको कैरी फॉरवर्ड किया, क्योंकि फ्रूट चाट के नाम से अब लोग हमारे काम को जानते हैं। राइट, तो मोइज अब ये बताइएगा कि 2 आलमी जो हैं अवार्ड्स जो कंटेंट फेस्टिवल के हवाले से आपको मिले हैं, उसके मुतालिक हमारे नाज़रीन को कुछ बताइएगा। एक्चुअली 5 हैं और 2 जो हैं वो मुझे इंडिया से Z5 से मिले हैं, और मैं वाहिद पाकिस्तानी हूं जिसको 2 बार जो है ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा ये अवार्ड्स जो हुए थे वो 190 कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड हुए थे, और हमें मौका मिला कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें और पाकिस्तान को वहाँ जाके दिखा सकें कि पाकिस्तान किस तरह का टैलेंट रखता है, और हमने किया और हमें जो है वो वहाँ पे अवार्ड दिया गया। और पूरी दुनिया जो है अब जानती है पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन को। एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन होना हमारे मुल्क की बहुत ज़रूरी है हर जगह पे, तो मैं यूथ को यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ वहाँ जो है वो रिप्रेजेंट करे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं कि तंजीला, जिस तरह से आपने कहा कि आपने एक्टिंग की, और अब डेफिनेटली आप एक्टर नहीं हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, लेकिन ये जो रोल था ये आप चाह रही थी कि आप खुद इसलिए निभाएं क्योंकि ये रिलेट करता है बहुत ज़्यादा आपके साथ। बहुत ज़्यादा फेमस आपकी फ़िल्म की कैरेक्टर्स भी हैं, और हमारे जो एक्टर्स फवाद जलाल, नादिया अफगान और तमकिनत मंसूर है मेन, उनके साथ आपने काम किया, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ये सब सिर्फ अब मेरे कलीग नहीं है बल्कि दोस्त भी हैं, और जिस तरह से उन्होंने हमको सपोर्ट दिया है, हमारी एक कॉल पे ये सब लोग आए हैं। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये इसका जो प्रोसेस है, आई थिंक मोइज और मैं, हम अगर इस पर भी एक वेब सीरीज बनाना चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने इसको एग्जीक्यूट किया है लाहौर में स्मॉक के दौरान, अगर इन सब लोगों की सपोर्ट ना होती तो आई थिंक हम लोग इतना अच्छा काम ना कर सकते। सो द क्रेडिट डेफिनेटली गोज टू द एंटायर टीम, और इनके साथ काम करना, मैं तो इन सब की फैन हूँ, तो आई वाज डेफिनेटली हैविंग माय फैन मोमेंट, एंड दे ऑल वर सुपर नाइस एंड सुपर सपोर्टिव। राइट, तो मोइज आप बताइएगा, जब डायरेक्ट कर रहे थे इस मूवी को तो टारगेट ऑडियंस क्या जहन में थी आपके, या आपने अवार्ड्स के लिए बनाया इसको? नहीं, टारगेट ऑडियंस जो है वो इसकी टारगेट ऑडियंस कोई एक स्पेसिफिक मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि ये ब्रैकेट होगा, क्योंकि देखिए मोटिवेशन हर किसी को चाहिए होती है, ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए, बच्चे से लेके बुढ़े तक को
एक एजेड आदमी को भी कि कहीं पर रुकना नहीं है, जो चीज़ आपको चाहिए उसको हासिल करने से सिर्फ आप वो वाहिद इंसान या शख्स हो सकते हैं जो कि रोके अपने आप को कि नहीं वहाँ नहीं जाना, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अगर शबाना व्हील चेयर पे होते हुए पूरी दुनिया अपने इर्द गिर्द की अपने हिसाब से जो है वो चला सकती है, अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है, तो फिर किसी और इंसान को क्या चीज़ रोक रही है अपना गोल पूरा करने से या जो है अपनी ज़िंदगी उस तरह से गुजारने से जिस तरह से वो खुद गुजारना चाहती है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे हम तमाम एक्टर्स का नाम ले रहे हैं, हमने मुनीज़ा हाशमी का नाम नहीं लिया। मुनीज़ा हाशमी के साथ काम करना मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात थी क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम रह चुकी हैं और हैं फैज़ अहमद फैज़ की डॉटर है जी। ज़बरदस्त। अच्छा तंजीला, जिस तरह से आप डेफिनेटली मोटिवेशन है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए ख़ास तौर पर, बल्कि हर एक शख्स के लिए जो कभी किसी बात पे हिम्मत हार भी जाए, लेकिन अगर आपको देखे तो वो कहे कि नहीं हिम्मत करनी चाहिए। आप ट्रैवल करती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी तक आप जा चुकी हैं और हमें यही पता चला कि अभी भी आप ट्रैवल ही कर रही हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने पूरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक घूमे हैं, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर किस तरीके से ट्रीट किया जाता है जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनको, और पाकिस्तान में जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं कि यहाँ हैं और वहाँ ऐसे चैलेंजेस नहीं हैं, और इस चीज़ को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? मुझे बहुत ही क्लियर डिफरेंस नजर आता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो थोड़े से डेवलप्ड हैं, वहाँ पे पॉलिसीज तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वहाँ पे कम्युनिटी आगे बढ़ के आपका साथ नहीं देती। बहुत सारे डिसेबल्ड लोग अकेले घूमते फिरते हैं क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटीज हैं, लेकिन कोई उनसे दोस्ती नहीं करता, कोई उनको अपने इवेंट्स पे नहीं बुलाता। लेकिन कंट्रेरी टू दैट, पाकिस्तान में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, पॉलिसीज हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लॉज नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में मुझे कहीं जाना हो और 10 लोग खड़े ना हो जाए कि हम आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं इस जज्बे की बहुत ज्यादा कदर करती हूँ और इन मुल्कों में वो सिखाने की भी कोशिश करती हूँ। लेकिन आई थिंक आइडियल सिचुएशन वही है जब हम एक स्वीट स्पॉट क्रिएट कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी भी हो और कम्युनिटी की भी सपोर्ट हो। राइट, तो कम्युनिटी की सपोर्ट आपको वहीं पर नजर आई है। अब जब आप लोग ये स्टोरी पाकिस्तान में तो है, लेकिन देखिए ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर बना है वहां पे आप अपना इंडिविजुअलिटी आपकी बरकरार रह सकती है, आप इनफरादी तौर पर मूव अराउंड कर सकते हैं, आपको किसी की मदद दरकार नहीं होगी। पाकिस्तान में मदद तो अकेले घूम के क्या करें, लाइक अकेला जा रहा है, एक दोस्त चीज कर रहा है, कोई उसके दोस्त नहीं है, मैं उस सेंस में बात कर रही हूँ। राइट, आप कट जाते हैं सोसाइटी से। बिल्कुल ठीक। तो मोइज अब आप बताइएगा कि जब ये फ्रूट चाट का नाम डिसाइड हो रहा था, जब आप लोग वेब सीरीज इसको बनाने का सोच रहे थे, तो आपका क्या रोल था इसमें? क्या आपने सोचा था इसे वेब सीरीज बनाने के लिए या दीगर जो आपके इसमें जो टीम में शामिल अफराद थे उन्होंने भी कहा कि इसको वेब सीरीज बनाना चाहिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको थोड़ा एक्सपैंड करके लोगों को दिखाना चाहिए? अच्छा, फ्रूट चाट जब पहली बार शॉर्ट फिल्म की सूरत में मैंने तंजिला के साथ डिस्कस की, तंजिला ने मेरे साथ डिस्कस की, तो हम लोग जो हैं वो बहुत श्योर थे कि अच्छा हमने बनानी है। हमने उसके ऊपर बहुत मेहनत की, बहुत फ़ंड जमा करने के बाद हमने बनाया, इसके ऊपर हमने पहले ही बात की है। उसके बाद फिर हमने जब फ्रूट चाट को ये देखा कि लोगों ने इसको किस तरह से पसंद किया, एक्चुअली जब आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो नीचे कमेंट्स आते हैं, उस कमेंट से पता चला इसकी तो एक इस तरह की अनटैप ऑडियंस है जो इस तरह का कंटेंट देखना चाहती है और हमारे पास वो कंटेंट ही नहीं है। ठीक है, हम लोग उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं कर रहे जो कि व्हील चेयर पर हैं या किसी भी तरह से स्पेशली चैलेंज्ड हैं, राइट? तो अब जब हमने फ्रूट चाट शॉर्ट फिल्म बनाई उसके बाद हम बहुत श्योर थे कि हमने इसके कैरी ऑन करना है, हमने इसी तरह का और कंटेंट बनाना है। क्या बनाना है उस टाइम पे नहीं पता था। हमने जब फ्रूट चाट वेब सीरीज की डेवलपमेंट शुरू की तो हमारी एक दो हफ्ते ये डिबेट रही कि हमने इसको फीचर फिल्म बनाना है या हमने इसको सीरीज बनाना है। फीचर फिल्म के अलग प्रो एंड कॉन्स थे, सीरीज के अलग एंड प्रो एंड कॉन्स थे, लेकिन वी डिसाइडेड कि हमने इसको सीरीज बनाना है और इसकी डेवलपमेंट में फिर हम उस तरह से चले गए कि इसको सीरीज पे बनाते हैं। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप पिछले सवाल में कर रहे थे, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड और इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तंजिला ने जब मुझे सीक्वेंसेस लिख के दिए और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो आई वाज लाइक कि तंजिला ये कैसे शूट होगा, व्हील चेयर रोड पे कैसे चलेगी, बिकॉज कराची में तो मैं गाड़ी नहीं चला सकता। आप मुझसे कह रही हैं मैंने व्हील चेयर रोड पे चलाते हुए दिखानी है, मैं ये शूट नहीं कर सकता बिकॉज मैं इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। व्हेन आई वेंट टू लाहौर और हमने स्टार्ट किया तो आई रियलाइज कि उनके पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है
जिसके ऊपर आप ऑफिस से निकल के घर तक या घर से निकल के ऑफिस तक व्हील चेयर पे जा सकते हैं। तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ और इसके लिए एप्रिसिएशन बाकायदा बनती है कि उनके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर था कि मैं अपनी व्हील चेयर को रोड पे चला सका, वरना उसको शूट करना इंतहाई मुश्किल बात होती। बिल्कुल जी बिल्कुल। और क्विकली मैं चाहूंगी तंजीला बता दें कि कब देखने को मिलेगी ये, शायकीन को कितना टाइम और इंतजार करना पड़ेगा? बस इंशाल्लाह जस्ट 1 वीक 10 डेज में और मोइज लगे हुए हैं इसके एडिट को कंप्लीट करने में और अच्छा सा एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में सबको पसंद है बल्कि पाकिस्तान और वीकली एपिसोड अपलोड होंगे। यस राइट। तो मोइज, तंजीला, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी नई वेब सीरीज फ्रूट चाट के हवाले से गुफ्तगू की और आप देखिएगा 8 एपिसोड्स होंगी इसकी और आप हर हफ्ते देख सकेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। हमने कहा जाते जाते जरा मौसम का अहवाल भी जान ले जी। मुल्क भर में मौसम खुश्क है और इसके बायस मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और पहाड़ी इलाकों में सर्दी बरकरार है। कोयटा की बात करें तो समेत शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की लहर बरकरार है। कराची में यकबस्ता हवाओं का जोर टूट गया है, दिन और रात के दर्जा हरारत में इजाफा हो गया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर में 5 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। लाहौर में जनवरी के महीने में आपको बता रहे हैं मौसम में बहार का एहसास होने लगा। इस क्विक वेदर चेंज पर हमने बात करनी है जी। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं, चीफ मेट्रोन से बात करते हैं। बिल्कुल सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। ये बताइएगा मुल्क का मौसम कैसा है? सीजन में और बारिशें कम है तो बादल ना आने की वजह से और कम बारिश होने की वजह से सर्दी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। खास पहाड़ी इलाकों को छोड़कर मैदानी इलाकों में तो टेम्परेचर अब पिछले कुछ दिनों से खासकर सिंध में तो बढ़ गए और इसी तरह से बलूचिस्तान के भी जो जनूबी अजला है उनमें भी और पंजाब में भी ज़ाहिर अब ग्रेजुअली अब तो देखिए अब जनवरी का तकरीबन इख्तिताम होने जा रहा है तो फरवरी में तो वैसे ही चेंज हो जाती है सिचुएशन काफ़ी हद तक, क्योंकि 2 से 3 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है कम अज़ कम हर जगह पर ही जनवरी के मुकाबले में फरवरी में, रात के टेम्परेचर में भी दिन के में भी। और अब एक हल्की सी वेव है वेस्टर्ली जो बलूचिस्तान के ऊपर कुछ कहीं बूंदाबांदी कोयटा में हुई है, इसी तरह से केपी के चंद एक इलाकों में हल्की सी बारिश हुई है, चतराल दीर सवात वगैरह की तरफ। तो ये कल तक उधर बादल रहेंगे इस तरह से वक्फे वक्फे से लाइट रेन बूंदाबांदी कहीं और कहीं लाइट रेन हो सकती है, मरी में भी इस्लामाबाद में भी हो सकता है हो जाए। और उसके बाद फिर देखें फरवरी जी लाहौर में अभी तो ड्राई वेदर ही है जी। इस स्पेल में तो कुछ नहीं है। अगला स्पेल जो मेरे ख्याल में कुछ 6-7 फरवरी के बाद एक इम्कान दिखाई देता है एक स्पेल आने का, उसमें इम्कान है। 4-5 को भी वैसे इम्कान हो सकता है लाहौर फैसलाबाद और गिरदोनवा में। तो क्या फिर उससे जो जाती सर्दी है लौट आएगी सरदार साहब? क्योंकि लाहौर में तो हमें महसूस हो रहा है कि भाई बाहर का मौसम आ गया, सर्दी चली गई है। मिड ऑफ जनवरी से ही ऐसा हमने महसूस किया है। ये बड़ा क्विक हुआ इस बार वेदर चेंज। जी हाँ बिल्कुल। इसमें देखिए वो सरदार साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो रहा है। बिल्कुल मुनक़ता हो गया है। तो ये सूरत हाल देख रहे हैं ना आप? जी आ गए सरदार साहब, कंटिन्यू करें। जी जी मैं कह रहा था कि जो असल में वही जो बारिश और बर्फबारी बरसाने वाली कोई इस तरह से तवातुर से वेव नहीं आ रही। तो अमूमन ये होता है कि वो जब अच्छी बारिश हो जाए बर्फबारी हो जाए तो कोल्ड उससे आती तरह से तौर पर फिर सर्दी जैसे आप कहते हैं वो बढ़ती है। लेकिन ये जो अगली वेव आएगी तो उसके राइट जिस तरह मौसम में तब्दीली आ रही है हमारे सिग्नल्स लाहौर और गिरदोनवा में वैसे 4 और 5 फरवरी को इम्कान होगा कुछ ना कुछ बारिश होने का। अच्छा जी बिल्कुल। सरदार साहब बस आखिरी क्विक क्वेश्चन, अभी तो सर्दियों में भी सर्दी नहीं आई है और गर्मी का एहसास हो रहा है, तो फिर गर्मियों में क्या हाल होगा? कोई प्रेडिक्शन है? देखिए ये जो पूरा विंटर है ना ये बहुत एक तरह से पहले भी प्रेडिक्शन की गई है कि ड्राई विंटर है, इसमें बहुत कम बारिशें हुई अभी तक, यानी -60 to -66 तक जा रहा है। ये जो डेफिसिट है इनफाल का सितंबर से फरवरी के कल परसों तक का डेटा में देख रहा था 27 फरवरी तक, तो उसमें ये फिगर आ रही है। तो जाहिर है कि जब कम बारिशें होती हैं क्लाउडलेस स्काई है तो फिर दिन के टेम्परेचर तो खासे आपको पता है धूप वूप होने की वजह से वो एवरेजेस से ऊपर रहे हैं। इसी तरह से रात में भी जाहिर है कि फॉग वर्क की वजह से फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गए।
गर्मी जो है वो बढ़ रही है और ना सिर्फ पाकिस्तान में इसका एहसास आप देख रहे हैं कि एलए में क्या हुआ है, उस ड्राइव की वजह से वहाँ आग भड़क उठी और पूरा का पूरा शहर उसकी लपेट में आ गया था। खुदा न खासा हम उम्मीद तो यही करते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे हादसा ना हो, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियाँ आपके सामने हैं और आपको नज़र आ रही हैं इस वक्त, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसको कि सर्दी आई नहीं और उससे आने से पहले ही जा चुकी है। अब गर्मियों में क्या हाल होगा, आपने एसी शेसी पहले से ही सेट कर गए हैं जी। लाहौर वाले तो खुश हो जाएं, 4 और 5 को शायद हो सकती है बारिश। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही एक्सप्रेसो से हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।